आजमाइशी ट्रायल टावर आग में जल रही है। ना जाने कितनी कोशिशें, लाखों इंसानों की कुर्बानियां, लेकिन इंसानियत कुछ भी हासिल न कर सकी। उसके गिरने में अब 1 घंटे से भी कम वक्त बचा था। दफ्तरों में लोग कागज उछाल रहे थे। माएं अपने बच्चों को सीने से लगाए बैठी थी। लोग अपने फोन पर नजरें गड़ाए सहमे हुए खड़े थे। 48वीं मंजिल धू धू कर जल रही थी। फर्श लाशों से भरा पड़ा था। ऐसी मायूसी के वक्त में आखिरी चैलेंजर मैदान में उतरा। उसके चेहरे पर काली नकाब थी और उसे देखते ही देखने वालों की गिनती तेजी से बढ़ने लगी। ड्रैगन ने नए शिकार को देखा और पूरे कद से उसके ऊपर झुक गया। लड़के को घूरते हुए उसने सोचा कि इंसान कभी हार मानना सीखते ही नहीं। इतने अपने मर गए पर फिर भी लौट आए। नकाब के पीछे से लड़के ने ठंडी हंसी के साथ कहा कि एक भुना हुआ अजगर बनाने के लिए उसे और वक्त चाहिए था, लेकिन वो ठीक वक्त पर आ गया है। दहकती आग ड्रैगन के पंजों में जमा होने लगी। उसने पूछा कि क्या आदमी जानता है, ऐसी मौत में दर्द और भी बढ़ाया जा सकता है। अग्नि की जंजीरें चैलेंजर की टांगों में लिपटने लगी। डेथिया ने समझ लिया कि इससे बातें करने का कोई फायदा नहीं। चढ़ते ही उसने लड़के को जकड़ लिया और उसकी मौत को मामूली समझा। उसकी भारी भरकम पंजा जिन ह्यूक की तरफ बढ़ा। फर्श उसके दबाव में टूटने लगा। तभी ड्रैगन ने आवाज सुनी, पीछे खड़े लड़के की। उसने कहा कि दुश्मन को कोने में धकेलते ही अचानक हमला करना बहुत साफ साफ दिखने वाला तरीका है। अब वो डेथिया की पीठ के पीछे खड़ा था और बोला कि सिर्फ उसकी हलचल देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि अगला कदम क्या होगा। डेथिया के मुंह में आग भड़क उठी। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका जादू एक पल में टूट गया। फिर भी उसने माना, इंसान के लिए बुरा नहीं। उसने फिर आग समेटी और गुर्राया कि अब इंसान ने मौत को और दर्दनाक बना लिया है, और वो भड़कते शोलों के साथ उस पर बरस पड़ा। धमाकों की लहरें पूरे हॉल में फैल गई। मगर जिन ह्यूक उछलकर हवा में जा पहुंचा। सीधा नीचे गिरते हुए उसने छुरा घुमाया। वार सीधा डेथिया की आंख में लगा। ड्रैगन दर्द से दहाड़ उठा। जमीन पर आते ही उसने जिन ह्यूक को रुकावट कहा, फिर तनकर खड़ा हुआ। सिस्टम ने चेतावनी दी, एरियल ब्रेथ। जिन ह्यूक ने शांत लहजे में कहा कि यह पूरा डंजन उसी की सांस की जद में है। उसने हाथ उठाया। उसकी हथेली में नीली धुआंसी रोशनी उमड़ने लगी। यादों की किताबों जैसा बवंडर मना से बना चारों तरफ फैल गया। रिकॉर्डेड स्किल्स का बेहिसाब खजाना खुल गया। उसके हाथों में हेल फायर दहक उठा। उसने खजर सामने लाकर उसे काली आंसुओं की आग से जलने का हुक्म दिया। लपटे डेथिया को घेरने लगी। ड्रैगन उसको मूर्ख कहता हुआ दहाड़ा। इन बेतुके स्किल से उसे कोई नहीं मार सकता। लड़के ने खंजर आंखों के सामने लाकर कहा कि इस लेवल पर ऐसी ताकत पैदा करना मुमकिन नहीं, इसलिए वो इसे खुद बनाएगा। उसने चीखते हुए दोनों स्किल्स के नाम पुकारे। तेज रोशनी हॉल में फट पड़ी। दोनों आगे मिलकर घूमती सर्पिल बनी। स्किल की रैंक ऊपर उठ गई और अब डेथिया भी उससे बच न पाया। जब आग बैंगनी हो गई, सिस्टम ने बताया, यू हैव ऑब्टेन्ड ब्रेथ ऑफ द वॉइड ड्रैगन। डेथिया की आंखें फैल गई। ये एथेरियन जैसा प्राचीन ब्रेथ था। क्या ये लड़का सच में इंसान था? नकाब उसके चेहरे से गायब हो गया। वो बोला, मेरा नाम कांग जिन ह्यूक है। कई कोशिशों और गिरावटों के बाद वो प्रो बन चुका था और मुस्कुराकर बोला, डेथिया, तुझे मैं पहले भी कई बार मार चुका हूं। ट्रैश गेम, एक ऐसा खेल जिसमें मजा नहीं, बैलेंस नहीं, कंट्रोल बेकार। जिन ह्यूक ने कीबोर्ड पर हाथ रखा और उसे घटिया कहा। ट्रायल टावर ऐसा ही खेल था, हद से ज्यादा मुश्किल, पागलपन भरा। कोरिया के बूढ़े गेमर्स इसके पीछे 1 साल बिना सोए खाए पड़े रहे, लेकिन 3 साल बाद सबको समझ आ गया, ट्रायल टावर कभी क्लियर ही नहीं हो सकती। गेट गार्डियन अजय था। -60 डिग्री की बर्फीली जगह, हजारों किलोमीटर का अनंत भूल भुलैया। ये गेम नहीं, इंसान की हिम्मत तोड़ने वाली जगह थी। हेडफोन जमीन पर गिर पड़े और उनका मालिक बुराभला कहते हुए उठा। उसके बाद वो गेम डूब गया, या कह लो लगभग डूब ही गया। बस कुछ बूढ़े खिलाड़ी बचे थे जो अब भी इस पागलपन जैसी मुश्किल को चुनौती देने की हिम्मत रखते थे। जिन ह्यूक की सांसें तेज चल रही थी। पसीना उसके चेहरे से बह रहा था। 50वीं मंजिल क्लियर हो चुकी थी और सिस्टम उस पहले इंसान को बधाई दे रहा था जिसने ट्रायल टावर पूरा किया। लड़का अपने जाम पर हाथ रखे खड़ा था। यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच है। जिन ह्यूक तो बस जिज्ञासु था। बाकियों के उलट उसने टावर एक अलग तरीके से पूरा किया था, एक ही जगह को बार बार खेलकर, यहां तक कि वो हर चीज याद कर चुका था और यकीन था कि वो मंजिल तक पहुंच जाएगा।
उसने 11 साल इसी में लगा दिए थे। आसपास देखते हुए उसने माना कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो आखिरी मंजिल तक पहुंच जाएगा। कम से कम उसे लाइव ब्रॉडकास्ट तो चालू कर देना चाहिए था। सिस्टम विंडो खोलकर उसने बड़बड़ाया कि इसे यूट्यूब पर डाल सकता है। गेम भले ही फेल हो चुका हो, कुछ व्यूज तो मिल ही जाते। फिर नजर नोटिफिकेशन पर गई। डेवलपर की तरफ से शुक्रिया कि वो अब तक गेम खेल रहा था। और फिर एक नोटिस कि 12 घंटों बाद बड़ी रीबूट अपडेट आएगी। जिन ह्यूक ने हल्की सी कड़वी हंसी हंसी। ये अपडेट अचानक? क्या कंपनी को किसी रेगिस्तान में तेल का कुआं मिल गया था? वो पत्थरों पर बैठ गया और बड़बड़ाया कि ये समझ से बाहर है। ये गेम कोई कमाई भी नहीं देता। शायद डेवलपर कुछ बड़ा करने वाला था। रीबूट अपडेट या वो खुद जाने। जिन ह्यूक अब ये गेम खेलने नहीं वाला था। वो आखिरी बार अपनी लाइव स्ट्रीम करेगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में उसी से उसकी कमाई होती थी। कोई घर परिवार नहीं था, पर वो 27 साल का हो चुका था। महीने के $500 पर आराम से गुजर सकता था। और उसे जिम वाले को भी बताना था कि वो कुछ समय ट्रेनिंग नहीं करेगा। कभी उसे कहा गया था कि वो प्रो फाइटर बने, मगर अब खेल की नहीं, पैसों की अहमियत थी। रात में चांद उसके घर के ऊपर था। जिन ह्यूक मुस्कुराते हुए चैट पढ़ रहा था। तभी उसका चेहरा उदास हो गया। उसने सब्सक्राइबर से कहा कि उसे कुछ बताना है। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, चैट में अफरातफरी मच गई, तो उसने मुस्कुराकर झूठ बोल दिया कि वो बस माहौल बना रहा था। वो कैन से एक घूंट लेता हुआ सोचने लगा कि कल उसे बाकायदा सबको बता देना चाहिए कि वो ये काम छोड़ रहा है। कमरा धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। टेबल पर खाली कैन पड़े थे। जिन ह्यूक बिस्तर पर था। तभी उसे याद आया, ट्रायल टावर पूरा करने का वीडियो जल्दी अपलोड करना है। उसने कंप्यूटर चालू किया। अगले ही पल उसकी आंखें फटी रह गई। ब्रेकिंग न्यूज, ट्रायल टावर असल दुनिया में दिखाई दे गया। जिन ह्यूक स्तब्ध रह गया। उसने लॉग इन किया। सामने एक लाइव स्ट्रीम खुल गई। एक लड़का टावर को दिखा रहा था, जो वाकई सेउल के बीचों बीच खड़ा था। उसने कहा कि उसे उसके दोस्त ने बताया कि ये वही टावर ऑफ ट्रायल्स है जो 11 साल पहले गेम में लॉन्च हुआ था। आसमान लाल हो चुका था। वो कैमरे से पूछ रहा था, क्या लोग इस पर यकीन कर पा रहे हैं? जिन ह्यूक स्क्रीन घूरता रह गया। ये वही था जो गेम शुरू होते ही होता था। अचानक एक नोटिफिकेशन उसके चेहरे के सामने हवा में उभर आया, बिल्कुल गेम की तरह। टावर ऑफ ट्रायल्स, न्यू वर्जन अपडेट, फर्स्ट स्टेज कंप्लीट। सभी खिलाड़ी 90 दिनों के अंदर अगले फ्लोर पर पहुंचे। पूरे शहर में लोग ये नोटिफिकेशन देखकर सन्न रह चुके थे। फेलियर का मतलब था एक्सटिंक्शन। उसकी गेमिंग चेयर उलट गई। वो उछलकर खड़ा हुआ। स्क्रीन पर आखिरी चेतावनी देख उसका चेहरा पसीने से भर गया। सिस्टम इंसानियत को मिटाने की धमकी दे रहा था। चेयर अभी भी मेज के नीचे पड़ी थी। लोगों की हकीकत को स्वीकार करने की क्षमता अजीब तरीके से तेज हो रही थी। जिन ह्यूक तनाव में आगे घूरता रहा। खुद को शांत करते हुए उसने जैकेट पहनी। अगर ट्रायल टावर सच में हकीकत बन चुका है तो रुकने का वक्त नहीं। वो घर से बाहर भागा। जहां उसे वो आइटम मिल सकता था, वहां जल्दी पहुंचना था। सीढ़ियां उतरते हुए उसका दिल मानो सीने से बाहर कूदने वाला था। शहर के बीचों बीच भारी भीड़ जमा थी। एक आदमी फोन पर चिल्ला रहा था कि बुसान पहुंचने का सबसे तेज तरीका क्या है। कुछ नौजवान कह रहे थे कि कोरिया में रहना अब नामुमकिन है। बचने का रास्ता सिर्फ विदेश है। कई लोग दूसरे देशों की न्यूज दिखा रहे थे। टावर वहां भी दिखाई दिया था। हर कोई पूछ रहा था, अब जाए तो कहां? जिन ह्यूक भीड़ को चीरता हुआ आगे दौड़ रहा था, जबकि लोग बहस कर रहे थे, अभी राजधानी छोड़नी चाहिए या नहीं। जिन ह्यूक तेजी से भागता हुआ सबवे पहुंचा। एस्केलेटर के सामने रुककर उसने सोचा कि अब भागने का नहीं, आगे बढ़ने का वक्त है। वो नीचे उतरा और याद किया कि कोरियन सर्वर पर यह जगह उन कुछ इलाकों में से थी जो टावर के बाहर सुरक्षित चिन्हित थे, और उन 40 जगहों में से सबसे नजदीक यही थी। कुछ ही देर में वो सेंट्रल स्टेशन की गहराई तक उतर आया। वहां उसने लगभग 10 लोग और खड़े देखे। सिस्टम ने जैसे ही उसे इवेंट एरिया में पहुंचने की सूचना दी, जिन ह्यूक ने चुपचाप उन चेहरों को देखा। ये सारे वही लोग थे जिन्होंने ट्रायल टावर का पहला हिस्सा खेला था। सब एक दूसरे को खामोशी से देख रहे थे। करने को और कुछ था भी नहीं। यहां मिलने वाला आइटम बहुत सीमित था, शायद 4-5 से ज्यादा नहीं। उसी वक्त किसी ने पीछे से उसका नाम लिया। जिन ह्यूक थोड़ा चौंका। किसी ने उसे पहचान लिया। हैरानी जताते हुए कहा कि जो लड़का कमरे के कोने में छिपकर दिन रात गेम खेलता था, वो भी यहां पहुंच गया। उसके सामने खड़ा था ली जोंग सू, पफरी का टीवी का पार्टनर, 5 लाख सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर, और अपनी ही नजरों में सफल शख्स।
जिन ह्यूक ने उसे ठंडी नजर से देखा। उसे याद आया कि ये उसी कंपनी का आदमी है जिसमें वह था, और बड़बड़ाया कि क्या अभी भी ये लाइव स्ट्रीम की सोच रहा है। जोंग सू ने दूसरों की तरफ इशारा किया और कहा कि ऐसी हालत में कोई स्ट्रीम नहीं करता। फिर वो जिन ह्यूक को कोहनी मारकर पूछने लगा कि उसने टावर में कौन सा फ्लोर तक क्लियर किया था, क्योंकि उसने तो गेम पर जान ही लुटा दी थी। कंपनी वाले साथी से इतनी बात छिपाना तो गलत है। ऐसा कहकर उसने जिन ह्यूक से राज उगलवाने की कोशिश की। जिन ह्यूक ने जवाब नहीं दिया, पर अंदर ही अंदर आग बोला था कि यह धूर्त उसे सहकर्मी कह रहा है। उस कंपनी ने न जाने कितने ब्लॉगरों को धोखा दिया था। जितनी ज्यादा स्ट्रीम करो, उतना ही कॉन्ट्रैक्ट की कीचड़ में धंसते जाओ। उनके विरोध की हर आवाज को बेरमी से दबा दिया गया, और जिन साथियों के साथ जिन ह्यूक ने शुरुआत की थी, वो सब धीरे धीरे कंपनी छोड़ गए। जोंग सू ने उसके कंधे पर हाथ रखा और चापलूसी करते हुए कहा कि वो अच्छा खेलता है और उसकी मिंक बैंग भी बहुत लजीज होती है। मुस्कुराते हुए बोला कि वो कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें भी बदलवा सकता है, सिर्फ उसके लिए। दुनिया बदल चुकी थी, ये याद करते हुए जिन ह्यूक मुड़ा और उसके नाक पर सीधा सिर मार दिया। फालतू बात मत किया कर, वो गुर्राया। दांत जमीन पर गिरकर बिखर गए। जोंग सू ने खून बहती नाक पकड़ ली। जिन ह्यूक ने मुट्ठियां भींची और महसूस किया कि दिल पर रखा बोझ हल्का हो गया। अब उसकी नजर स्टेशन के बीचों बीच गई, जहां आइटम आने वाला था। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर अचानक फवारे का पानी उबलने लगा। आवाज बढ़ती गई और एक ऊंची सीधी पानी की धार ऊपर उठी। फिर संगमरमर के बीच एक विशाल मैंग्रोव का पेड़ उगाया। सब उसे पहचानते थे। जिन ह्यूक हल्की मुस्कान के साथ खड़ा रहा। उसकी याददाश्त बिल्कुल सही थी। धीरे धीरे पेड़ पर वो फल उगने लगे जिनका सब इंतजार कर रहे थे। ऐसे फल जो एजिलिटी, स्ट्रेंथ और मना बढ़ाते थे। लेकिन जिन ह्यूक की आंखें तुरंत सिकुड़ गई, क्योंकि फल थे केवल 4। खिलाड़ी एक दूसरे को घूरने लगे। ये नियम निर्ममता की हद थे, और अगले ही पल सब पागलों की तरह पेड़ की तरफ भागे, धक्का मुक्की करते, बाल खींचते, जान की तरह लिपटते हुए। रक्त से भीगा रुमाल जमीन पर गिरा। जोंग सू ने अपने सीने पर हाथ रखकर जिन ह्यूक से कहा कि वो साझेदारी कर ले। फल आधे आधे बांट लेंगे, दोनों की जीत होगी। जिन ह्यूक ने पीछे मुड़कर उसे देखा। वो चिल्ला रहा था कि अगर अभी फल न लिया तो देर हो जाएगी। लेकिन जिन ह्यूक ने सिर्फ ठंडे स्वर में कहा, अगर कुछ पता नहीं तो चुप बैठ, और मुस्कुराकर जोड़ा, अभी वक्त नहीं आया। लोग जड़ों पर चढ़ रहे थे, एक दूसरे को कुचलते हुए। आखिरकार किसी ने एक फल तोड़ लिया और भूखे जानवर की तरह उसे चखा। एजिलिटी के 3 पॉइंट बढ़े। साधारण लोग तो इस पेड़ के बारे में जानते ही नहीं थे। कम खेले हुए लोग बस फल खाने में ही खो गए। तभी पेड़ बुरी तरह हिल उठा और उस पर चढ़े सारे लोग नीचे गिर पड़े। जिन ह्यूक पहले से जानता था। वो शांत खड़ा देखता रहा। ये तो बस शुरुआत थी, अब असली खेल शुरू होने वाला था। जड़ें जमीन फाड़ते हुए जिंदा होने लगी। उनकी चोट से कंक्रीट का फर्श टूटने लगा। वो खिलाड़ी जो दूर फेंका गया था, डरते हुए चिल्लाया कि अगर कोई सारे फल खा ले तो ये पेड़ बेहद खतरनाक हो जाता है। लेकिन वह ये बात पूरी तरह भूल चुका था। लोग तुरंत भागने लगे, जबकि जिन ह्यूक उल्टा सीधे पेड़ की तरफ बढ़ा। उसके आसपास घबराहट फैल रही थी, क्योंकि कई लोग यहां दर्जनों बार मर चुके थे। लेकिन जिन ह्यूक को किसी दहशत की परवाह नहीं थी। उसी वक्त जोंग सू किसी तरह उठ खड़ा हुआ। वो भागने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई, सच में हार मानने वाला है। वो झटके से मुड़ा और भौंकते हुए बोला कि यहां कोई सिर्फ कुत्ते जैसी मौत ही मर सकता है। जिन ह्यूक ने भौहें सिकोड़कर कहा कि असली इनाम तो तब मिलेगा जब सारे फल खाए जा चुके हों। जोंग सू ने शक से पूछा कि क्या वो उसे धोखा दे रहा है। जिन ह्यूक ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, अगर झूठ होता तो मैं यहां खड़ा ही क्यों रहता। अब जोंग सू समझने लगा कि जिन ह्यूक फलों में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहा था। चेहरे पर एक चालाक मुस्कान लाते हुए उसने कहा कि ठीक है, अगर ये सच है तो आगे क्या प्लान है। जिन ह्यूक ने दृढ़ नजर से कहा, अंदर पहुंचना है। उसने पेड़ की ओर इशारा करते हुए समझाया कि अगर दोनों साथ साथ जाएंगे तो जल्दी निशाना बन जाएंगे, इसलिए दोनों को अलग अलग दिशा से पहुंचना होगा। जोंग सू ने पेड़ को गौर से देखा। अब उसे जिन ह्यूक की चाल समझ आई और उसने इसकी पुष्टि भी की। दोनों तैयार हुए। जिन ह्यूक ने चेतावनी दी, 1 सेकंड भी हिचकिचाए तो खत्म समझो। याद रखना, मैं इस गेम में नया नहीं हूं। वो फर्श से उछला और दौड़ पड़ा। जोंग सू भी उसके पीछे भागा। पेड़ की जड़ें फिर से हिलने लगी। पानी उछलकर उड़ने लगा। जिन ह्यूक जड़ों से बचते हुए दौड़ा
और बगल में देखकर जोंग सू को चेक किया। वो अचानक रुक गया था। जोंग सू चिल्लाया, कोई पागल तेरी बात नहीं मानने वाला, तू ही बनेगा चारा। उसी वक्त जिन ह्यूक को एक और जड़ से बचना पड़ा। वो हंसा, अच्छा हुआ ये कमीना आज भी नहीं बदला। जड़ हवा में नुकीली बनकर घुमा और सीधा जोंग सू की तरफ उड़ गई, क्योंकि अब वही खुद चारे की जगह खड़ा था। जड़ उसकी आंखों के सामने आ गिरी, उसकी टांगे बेलों में फंस गई। वो छुड़ाने की कोशिश में तड़पता रहा, लेकिन वो और कसती चली गई। जिन ह्यूक बिना पीछे देखे आगे बढ़ता रहा। जोंग सू की आंखों में डर था, आंसू बह रहे थे। बचाओ, मैं ऐसे मरना नहीं चाहता। जिन ह्यूक ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, क्यों? चाहो तो अपने उस शानदार वकील से शिकायत कर देना। अगले ही पल जड़ें बंद हुई। एक झटके में सब खत्मा। खून चारों ओर उड़ गया। जिन ह्यूक ने पेड़ की ओर देखते हुए सोचा, कचरा वही जाता है जहां उसे जाना चाहिए। अब सारी जड़ें सिर्फ उसी पर केंद्रित थी। लेकिन जिन ह्यूक तो पहले ही उनके मूवमेंट को बारीकी से पढ़ चुका था। थोड़ा झुकते हुए उसने सोचा, इतना भी मुश्किल नहीं है। 2 बेलें हवा में टकराई और सीधा पेड़ के तने को फाड़ दिया। आखिरकार दिल दिखाई दिया, धड़कता हुआ लकड़ी का दिल, मैंग्रोव कोर। जिन ह्यूक मुस्कुराया, एकदम गेम जैसा। एक भी गलती नहीं। एक टूटी हुई जड़ नीचे गिरी। उसने उसे हथियार की तरह उठा लिया। हथियार को कसकर पकड़ा और पेट से बोला, चलो बिना ज्यादा थके, ये दिल मुझे दे दो। उसे मालूम था कि ये इवेंट मोड है, यहां एक्सपी नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा एक दिन की ऑनर लेवल बढ़ सकती है। जड़ें फिर से उठीं। सिस्टम ने चेतावनी दी, एनिमी इज यूजिंग ब्लड सकिंग वाइन स्किल। मार इतना भारी था कि बचे रहना मुश्किल था। लेकिन जिन ह्यूक एक पलक भी झपकाए बिना उन जड़ों को देखता रहा। उसने हथियार मजबूती से पकड़ा और उछलती बेलों को काटते हटाते आगे बढ़ा। एक जड़ उसके गाल को हल्का सा चीर गई। फर्श टूटता चला गया। लेकिन जिन ह्यूक आगे बढ़ता रहा, क्योंकि वह जड़ों की दिशा को अपनी मर्जी के हिसाब से मोड़ सकता था। धीरे धीरे सारी शाखाएं मिलकर एक बहुत बड़ी जड़ बनने लगी। अटैक सीधे उस लड़के पर गिरा, लेकिन वो ना डरने वाला था ना घबराने वाला। इतनी भारी मार भी उसने पूरा यकीन के साथ रोक दी। जिन ह्यूक उड़ती हुई जड़ों के बिल्कुल नीचे से फिसल कर निकल गया। जड़ें फर्श में गड़कर पत्थर तोड़ती चली गई। जिन ह्यूक अचानक रुक गया। उसने जीत वाली मुस्कान के साथ अपना हथियार ऊपर उठाया। ये सब वो पहले भी कई बार झेल चुका था। जड़ें लगातार उस पर हमला करती रही। आगे देखते हुए उसे एहसास हुआ कि वो लगभग पहुंच चुका है। तभी पेड़ की शाखाएं फिर से हिली और चमकती हुई तितलियां हवा में उड़ने लगी। सिर उठाते ही जिन ह्यूक समझ गया कि ये वही खतरनाक तितलियां थी। उसने तुरंत अपना नाक ढक लिया। जड़ों से बचते हुए उसे याद आया कि ये तितलियां अपनी रक्षा के लिए नींद वाला पाउडर छोड़ती है। सांस लेते ही उसका असर होता है। अगर बचाव का तरीका न पता हो तो कोई भी तुरंत बेहोश हो सकता था। जिन ह्यूक पलटकर समझ गया कि बचाव आसान है, बस सांस रोक लेनी होगी। वो पेड़ तक पहुंच गया। वहां पेड़ का धड़कता हुआ दिल जैसा हिस्सा दिखाई दिया। उसने पूरी ताकत से अपने डैगर से उस पर वार किया। जड़ें और भी तेजी से हिलने लगी। जिन ह्यूक ने तुरंत अपना हाथ घुमाया और ब्लेड को अंदर तक धकेला। वहां से तेज रोशनी निकलने लगी। उसकी आंखें उस वक्त चमक रही थी। पेड़ ने अपनी जड़ें उसके ऊपर उठानी शुरू कर दी। पत्तों के बीच से काली ऊर्जा निकल रही थी। तना 2 हिस्सों में बंट गया। सिस्टम मैसेज चमका, यू आर दी फर्स्ट टू डिफीट दी मैंग्रोव ट्री ऑफ ग्रीड। जिन ह्यूक हल्की हैरानी से मुंह खोले खड़ा रहा। सिर उठाकर उसने सोचा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी की हुई एंडलेस प्रैक्टिस और वो सारी टाइमिंग रिसर्च जिसे उसने बार बार दोहराया था, उसे असल दुनिया में इस तरह काम आएगी। और उसे फिर महसूस हुआ कि उसने इतने साल जाया नहीं किए थे। तुरंत नया मैसेज आया, 24 घंटे के अंदर उसका ऑनर लेवल एक अचीवमेंट के तौर पर रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके सामने एक और सिस्टम विंडो खुली। नाम दर्ज करने का पूछा गया। तभी उसे समझ आया कि ऑनर लेवल बढ़ाने के लिए सिस्टम को उसकी पर्सनल इन्फो चाहिए थी। विंडो अभी भी सामने थी। उसने ठंडे लहजे में कहा, नाम नहीं दूंगा, एनोनिमस रहूंगा। साइड में देखते हुए उसे एहसास हुआ कि अपनी पहचान खुलने पर लोग पागल हो जाएंगे कि इतना पुराना खिलाड़ी असल में वो था। तभी नया मैसेज चमका कि उसका चेहरा मोज़ेक कर दिया जाएगा और उसकी आवाज बदली हुई रहेगी। जिन ह्यूक ने नोट किया, सिस्टम पूरी एनोनिमिटी नहीं दे सकता था, पर जितना हो सकता था उसने उसकी पहचान छुपा दी थी। उसने हाथ बढ़ाया और पेड़ के तने के अंदर पहुंचा। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई।
उसकी हथेली में कोई चीज थी, ट्री कोर। उसे कसकर पकड़ते ही सिस्टम मैसेज आया कि उसे कोर मिल चुका है। ये एक सेब जैसा दिखने वाला कोर था। उसे याद था, फल खाने से स्ट्रेंथ, एजिलिटी या मना +3 मिलते हैं, लेकिन ट्री हार्ट कम से कम +12 किसी भी एक एट्रीब्यूट में देता है और एक लेवल पर +3 मिलते हैं। यानी ये कोर उसे 4 बोनस लेवल्स के बराबर पावर देगा। उसे यकीन ही नहीं हुआ। इतना फायदा देने वाला आइटम असंभव है और 50 फ्लोर्स के बाद भी ऐसा आइटम नहीं मिलता। उसने कोर मुंह में डाल लिया। मुंह अपने आप बंद हो गया। उसकी छाती से तेज रोशनी निकलने लगी। उसने आंखें खोली। स्टेटस विंडो खोलकर उसने चेक किया कि एब्जॉर्प्शन सफल हुआ या नहीं। वो लेवल 1 पर था, लेकिन उसके पास 12 फ्री पॉइंट्स थे। वो दुनिया का सबसे ताकतवर लेवल एक खिलाड़ी बन चुका था। एक वीडियो टैब खुला, फर्स्ट विक्ट्री ओवर मैंग्रोव ट्री ऑफ ग्रीड, और बताया गया कि ये वीडियो 10 बाद पोस्ट हुआ था। नीचे कमेंट्स की भरमार थी। लोग लिख रहे थे कि ये इवेंट अविश्वसनीय था। कुछ लोग मोबाइल और कीबोर्ड पर लिखते दिख रहे थे। जिन ह्यूक समझ गया कि शुरुआत के 2-4 कमेंट छोड़ दे तो बाकी सब इसे बेवकूफी या किस्मत मान रहे थे। उसकी लड़ाई के कुछ फ्रेम दिखने लगे और लोग कमेंट करने लगे कि शायद ये सब सच है। उसकी नजर नीचे गई। एक कमेंट पर किसी ने उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था और एक और कमेंट पैसे की ऑफर के साथ। लड़का अपने फोन को देखते हुए समझ गया कि उसकी लड़ाई सच में काफी जबरदस्त थी और तुरंत ये भी महसूस किया कि पहले लेवल पर रहते हुए उस मैंग्रोव ट्री ऑफ ग्रीड को गिरा देना आसान नहीं था, लेकिन इतना हैरान करने वाला भी नहीं। जिन ह्यूक ने सिर पीछे झुकाया और माना कि असल वजह यह है कि बाकी लोग कभी टावर के दूसरे हिस्से तक पहुंचे ही नहीं। शायद इसी में सारी वजह है। और उसने सोचा कि वो हमेशा भूल जाता है कि वो दूसरों की क्षमता को अपनी नजर से नहीं आंक सकता। उसकी नजर मॉनिटर के कमेंट्री पर गई। कैमरा देखते हुए उसे याद आया कि उसने कितनी मुश्किल जिंदगी जी है, जहां वो अपनी खुद की रोजी कमाने के लिए भी तरसता रहा, यहां तक कि किराया भरने में देर हो जाती थी। मेज पर पड़े खाने को याद करके उसे वो वक्त याद आया जब मुकबंग के लिए खाने का पैसा बचाने के लिए वो कई दिनों तक भूखा बैठा रहा। उसे याद आया कि वो खाना कैसे खाता था और समझ गया कि अगर उसे ये पैसे एक दिन पहले ऑफर हुए होते वो बिना सोच के हाँ कह देता। लेकिन अब उस पेड़ को हराने के बाद उसे एहसास हुआ कि चाहे कोई 1 अरब दे या 10 अरब, वो अब अपनी जानकारी किसी से शेयर नहीं करेगा। उसकी आखिरी लड़ाई की झलकियां स्क्रीन पर आई और जिन ह्यूक समझ गया कि अभी सबसे जरूरी है इंफॉर्मेशन को अपने पास रखना। फोन उठाकर वो अगले ठिकाने के बारे में सोचने लगा। टावर सामने आ चुका था और उसे याद आया कि जब वो खेल रहा था तब ट्रायल टावर से निकलती मना ने पूरे सियोल के इलाकों को ढक लिया था। भले इससे बाहर की चीजों पर अभी ज्यादा असर न पड़ा हो, लेकिन आगे बहुत कुछ बदल सकता था। एक खास हथियार की कल्पना करते हुए जिन ह्यूक जानता था कि टावर के बाहर मौजूद रेलिक्स, जो बाद में सेक्रेड माने जाते हैं, वो भी अब बदल सकते हैं। एक ब्लेड की छवि उसके सामने उभरी और उसने समझ लिया कि ये असली सेक्रेड रेलिक नहीं, बल्कि उसकी एक कॉपी है, यानी एक रेप्लिका। फोन देखते हुए उसे पता था कि सबसे ज्यादा रेप्लिकास पाने की जगह यहां से ज्यादा दूर नहीं, पीपल्स सेंट्रल म्यूजियम। वहां ढेर सारे रेलिक्स रखे हैं, जैसे खजाने का गोदाम। मगर उसने भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि वो अकेला नहीं था जो इन्हें चाहता था। मैंग्रोव ट्री ऑफ ग्रीड सिर्फ 7 जगह आया था, लेकिन म्यूजियम तो एक ही था, इसलिए पूरे शहर से लोग यहां जुटेंगे। कुछ लोगों की झलक दिखी। जिन ह्यूक ने सोचा कि उनमें पुराने खिलाड़ी भी जरूर होंगे। उसका हाथ दरवाजे पर था। दरवाजा खोलते ही उसे लगा जगह उम्मीद से ज्यादा शांत है। शायद अभी कोई आया नहीं। तभी सिस्टम ने बताया कि वो इवेंट एरिया में आ चुका है। उसकी आंखें फैल गई। सामने किसी का सिर पड़ा था। लाश देखकर उसे समझ आया कि कोई उससे पहले पहुंच चुका था। जेब में हाथ डालते हुए उसने सोचा कि वो समझ रहा था लोग बदले हुए हालात के साथ खुद भी बदल जाएंगे, लेकिन हकीकत उससे ज्यादा आगे निकल चुकी थी। सिर्फ एक दिन में लोग हद से ज्यादा बेखौफ हो चुके थे। सीढ़ियों की तरफ देखकर उसे समझ आया कि सब लोग म्यूजियम के मिडिल एरा और न्यू एरा वाले हॉल में रखे सेक्रेड रेलिक्स के पीछे आए हैं। उसके सामने एक नक्शा उभरा और उसे समझ आया कि लोग रिपब्लिक ऑफ कोरिया के 8 प्रांतों की परवाह नहीं कर रहे, क्योंकि ये पुराना नक्शा जिसे मना ने सो कर लिया था टावर ऑफ ट्रायल्स की जानकारी रखता है। इसलिए हर कोई इसे पाना चाहता था। नक्शे पर कई निशान थे। जिन ह्यूक को याद आया कि इसमें विस्तार से लिखा है कि किस जगह कौन सा लैबिरिंथ है, क्या रूइंस है, कौन से मॉन्स्टर्स हैं, और हर कोई ऐसी चीज अपने पास रखना चाहेगा। उसने सोचा
कि 10वें फ्लोर के ऊपर की जानकारी नहीं थी, लेकिन इतना भी काफी था लोगों की आंखों में लालच जगाने के लिए। इसलिए सब इसी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते थे कि असली सेक्रेट ट्रेजर्स तो मिट्टी में दबे हुए थे। फर्श पर टूटे हुए अजीब से बर्तनों के टुकड़े थे और दूसरी तरफ से चीख पुकार आ रही थी। लोग आपस में लड़ रहे थे। अचानक किसी ने जोर से चीख कर कहा, सब रुक जाओ। सबकी नजर उस आदमी पर गई। उसने बाहें सीने पर बांधकर कहा कि अब जो भी हिला मर जाएगा। पाइप पकड़ने वाले आदमी ने उसे झाड़ते हुए कहा कि पागलपन बंद करो, यहां कोई तुम्हारी बातों से नहीं डरेगा। दूसरा आदमी हंसते हुए बोला कि यहां कोई ऐसे शब्दों से डरने वाला नहीं। खून से सना हथौड़ा उठाए एक लड़के ने कहा कि अगर उसने उंगली भी हिलाई तो उसकी खोपड़ी अभी फट जाएगी। तभी अपनी मुट्ठियां भिड़ाने वाले आदमी ने कहा कि लगता है इन लोगों को बात समझ नहीं आती, और उसी वक्त उसके दोनों हाथ पत्थर में बदलने लगे। लोग उसकी तरफ देखकर समझ रहे थे कि उस आदमी के पास शायद कोई खास पर्सनल एबिलिटी है। दांत भींचकर वो बोला कि ये कार्ड उसी का होगा और सबको हट जाने का हुक्म दिया। उसके मुंह से भाप जैसी निकली ही थी कि किसी ने फिर से आवाज लगाई। सामने से आता बूढ़ा शख्स बोला कि वो उसकी बात मानने का कोई इरादा नहीं रखता। लड़ाका नजरें फेरकर बोला, क्या वो पागल हो गया है? बगल में खड़े उस बूढ़े ने अपना नाम बताया और उसका मतलब भी कि उसका नाम मोहब्बत और दोस्ती वाली जिंदगी को दर्शाता है। आदमी ने सिर घुमाकर चिल्लाते हुए पूछा कि उसे आखिर खुद को किसे बताने की जरूरत है और ये कि अब वक्त है हालात समझकर निकल जाने का, वरना उसकी सूखी गर्दन को एक हिलती हुई मुर्गी की तरह मरोड़ा जा सकता है। बूढ़े ने आंखें खोले बिना कहा कि ये नौजवान इतनी कड़ी जुबान बोलता है कि उसकी जुबान किसी चाकू जैसी है। तभी आदमी ने अचानक उंगली घुमानी शुरू कर दी। बूढ़ा भौहें चढ़ाकर बोला, जरा बताओ जल्दी क्या होगा, गर्दन टूटना या इसका जल जाना? उसकी उंगली के ऊपर अचानक आग भड़क उठी। आदमी की आंखें फैल गई। वो चिल्लाया, क्या ये जादू है? तभी वो लौ उसकी उंगली से उड़कर सीधे उस लड़के की आंख के सामने जा पहुंची। उसका पूरा शरीर आग में घिर गया। उसका बदन कुछ ही पल में कोयला बन गया। मुर्दे के मुंह से काली धुआं निकल रहा था। जाते हुए बूढ़े ने कहा, ये उसी की लाई हुई तबाही थी, खुद की जुबान से लगाई हुई आग। पीछे कोई बोला कि आग का जादू वाकई बहुत तेज है और कहा कि अच्छा है कि वो लोग एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। लड़ाके ने पूछा कि क्या उसे बाकी सामान मिल गया और कहा कि बचे कुचे काम का भी ध्यान रखे। यूरी मुस्कुराई और बोली कि वो उस पर भरोसा कर सकता है। उसने जमीन पर रखी छोटी मूर्ति को छोड़ते हुए कहा कि ये काफी है। लड़ाका नीचे देखते हुए बोला कि उसके बुलाए हुए साथी उन सबको संभालेंगे जो इनके रास्ते में आने की हिम्मत करेंगे। मूर्ति से किसी बड़े डरावने प्राणी का सिर बाहर फटकर निकलने लगा। उसके चमकते हिस्से झलकने लगे। उसकी पीठ से अंधेरा फैलता हुआ दिखा। लड़की ने समझाया कि जो भी अपनी जगह से हिला वो इसका दुश्मन माना जाएगा और फिर ये उसी के सिर से शुरू करके उसे निगल जाएगा। यूरी ने सिर झुकाकर लोगों को साथ काम करने की पेशकश की। आदमी ने तुरंत हथियार नीचे कर लिया। दूसरे ने चिढ़कर पूछा कि अचानक इतने बूढ़े और जागे हुए लोग यहां कैसे आ गए? हथियार जमीन पर गिरा तभी किसी ने कहा कि ये सभी नक्शा लेने से पीछे हट गए हैं, अब वो आराम से इसे ले सकते हैं। यूरी ने हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा किया। तभी उसकी आंखें फैल गई। किसी ने टूटे कांच पर कदम रखा था। एक आदमी पूरे हॉल में चलता हुआ आ रहा था। वो नीचे झुककर बोला कि यहां तो तुम लोगों ने पूरा हंगामा मचा रखा है। उसके पैर के सामने एक कागज पड़ा था। लड़ाके ने पूछा कि क्या इन लोगों में एंटिक संभालने की जरा सी तहजीब ही नहीं? जिन ह्यूक ने वो रेलिक उठाया और सुकून से कहा कि अच्छा है कि कुछ टूटा नहीं। उसकी नजर पीछे गई। किसी ने उसे आवाज दी। लड़की ने भौहें चढ़ाकर पूछा कि क्या उसे ये सब मजाक लग रहा है? वही दैत्य सा प्राणी पैर पटकता हुआ खड़ा हुआ और लड़की ने हुक्म दिया कि इस घुसपैठिए को खत्म करो। वो राक्षस फौरन हमले को दौड़ा। भाला सीधे जिन ह्यूक के चेहरे पर झपट पड़ा। लड़के ने एक झटके में हाथ घुमाकर उसकी दिशा बदल दी। भाला दूर जा गिरा। लड़की की आंखें सन्न रह गई। पीछे कंक्रीट में गहरी खाई सी बन गई और लोग दंग रह गए कि उसने भाला मोड़ दिया, वो भी बिना हिले। दूसरे ने कहा कि हाथों पर भी खरोंच नहीं। क्या बात है? जिन ह्यूक मुस्कुरा दिया। उसे पता था कि अभी किसी को उसके स्टैट्स का अंदाजा नहीं, इसलिए सब ऐसे रिएक्ट कर रहे थे। उसने यूरी की तरफ देखकर पूछा कि अब क्या करेगी? उसके साथी का हथियार तो गायब हो गया। उसने बैग में हाथ डालते हुए कहा कि किसने कहा उसके पास सिर्फ एक ही मूर्ति है? उसके हाथ में कई और मूर्ति आ गई। वे सब उसके सामने हवा में उठ गई
और सिस्टम ने बताया कि अनुबीस इनकार्नेशन नाम का सेक्रेड रेलिक जाग रहा है। लड़के का मुंह खुल गया। लड़की ने भौहें चढ़ाकर पूछा कि अब क्या ख्याल है। उसके चारों तरफ वैसे ही कई योद्धा जैसे पुतले खड़े हो गए। उसने पूछा, क्या अभी हंसी आ रही है? जिन ह्यूक ने तिरछी मुस्कान दी और बोला कि बुरा नहीं, और सोचा कि अगर वो इतनी कम मना में 5 पुतलों को एक साथ चलाती है तो उसकी लेवल ठीक ठाक ही है। उसे वही बूढ़ा आदमी भी याद आया और उस जले हुए शख्स की भी तस्वीर दिमाग में आई। सोचा कि आजकल नोब खिलाड़ियों की शक्ल में बहुत से बूढ़े लोग बाहर निकल आए हैं। यूरी गुस्से में फिर बोली। तब जिन ह्यूक ने हाथ उठाकर कहा कि उसकी लेवल औसत से बस थोड़ी कम है। वो घूमकर बोली कि ये सिर्फ ब्लफ कर रहा है। लड़के ने हाथ नीचे करते हुए कहा कि ठीक है, वो उसे सीधे दिखा देगा। वो कागज उठाते हुए जानता था कि जब स्किल का फर्क बहुत बड़ा हो तो महसूस करना मुमकिन नहीं होता। कागज फेंकते ही उसने समझ लिया कि बस इतना दिखाना काफी है ताकि वो अपनी आंखों से देख ले कि फर्क कितना जबरदस्त है। तभी वो रेलिक तेज चमकने लगा और सिस्टम ने बताया कि उसमें मना डाली जा रही है। लड़के के पास ही एक बेहद बड़ा बाग उभरने लगा। लड़की की आंखें हैरान रह गई। जो हो रहा था वो उसकी समझ से बाहर था। बाघ ने जमीन पर जोर से पंजा मारा। उसका आकार बहुत विशाल था। अनुबीस में से एक के मुंह से अभी भी भाप निकल रही थी। जिन ह्यूक ने उस बाघ को सहलाते हुए पूछा कि कोई रेगिस्तानी गीदड़ कैसे पहाड़ों के बादशाह को दांत दिखाने की हिम्मत कर सकता है। उसकी उंगली हवा में उठी। उसने इशारा किया कि खुराक आ गई। बाघ बिजली की तरह आगे कूदा। अनुबीस भी हमला करने दौड़े। बाघ का पंजा ऊपर उठा और एक ही वार में उसने दुश्मन का सिर उड़ा दिया। बाकी भी टूट पड़े। बाघ ने किसी की गर्दन दांतों से तोड़ी, किसी को चीर डाला। उसकी आंखें चमक रही थी। लड़की सन्न रह गई थी। यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रही है। बाघ उसके बिल्कुल सामने आ चुका था और उसे याद आया कि सेक्रेड रेलिक्स इस्तेमाल करने के कई तरीके सुने थे, पर ऐसा कभी नहीं सुना। ऊपर देखते ही उसने महसूस किया कि ये मना ऐसा लग रहा था जैसे किसी की खाल उतार दे। बाघ उसके ऊपर खड़ा था और उसे साफ समझ आ गया कि वो ये लड़ाई नहीं जीत सकती। वो घुटनों पर गिर गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि वो अब तक पक्के यकीन में थी कि उसी के पास सबसे ताकतवर कार है। जिन ह्यूक के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अब वो लड़की के बिल्कुल सामने खड़ा था। नीचे देखते हुए उसने कहा कि एक चीज उसे दे दे। लड़की ने उसकी जैकेट पकड़कर पूछा कि वो साथ में क्या लिए घूम रहा है। जिन ह्यूक पास आते हुए बोला कि उसे ट्यूटेंस मास्क चाहिए। दांत भींचकर वो बोली कि वो चीज कोरिया में बेकार है, कहां इस्तेमाल करेगा। लड़का बस उसे देखता रहा। उसने उंगली का हल्का इशारा किया और बाघ उसके पास आ गया। लड़की चीख उठी और बोली कि ठीक है, वो दे देगी। उसका बैग जमीन पर पड़ा था। उसने सेक्रेड रेलिक निकालकर पकड़ा दिया। जिन ह्यूक ने हाथ में लेते ही सोचा कि बढ़िया। दूसरा सेक्रेड आइटम भी उसके हाथ आ गया। यूरी ने सामने देखते हुए पूछा कि क्या वो उसी नक्शे के पीछे पड़ा है। लड़के ने सिर झुकाकर कहा कि ये उससे मतलब नहीं। जिन ह्यूक ने बाघ के सिर पर हाथ रखा और कहा कि अब वो इस जगह पर नजर रखे और उसे कभी पीछे नहीं आना। बाघ ने फिर जमीन पर पंजा मारा। उसका पूरा शरीर खून में सना था। जिन ह्यूक ने पीछे देखकर समझ लिया कि सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। उसने सीढ़ियों की ओर देखा। अब वक्त आ गया था। हाथ उठाते हुए उसने सोचा कि उसे अब टेस्ट टावर की सबसे ताकतवर स्किल लेनी है। दीवार पर फ्लोर का नंबर दिख रहा था। आगे एक कमरा था जो अब तक टूटा नहीं था। बूढ़ा आदमी हैरान खड़ा था। समझ नहीं पा रहा था ये कैसे हुआ। जिन ह्यूक उसके पास था। बूढ़ा पसीना पोंछते हुए सोच रहा था कि ये आदमी कौन है जो यहां तक पहुंच गया। क्या इसने वाकई यूरी को हरा दिया? उनके सामने नीली सी दीवार थी। जिन ह्यूक ने चेहरे पर हाथ रखते हुए बताया कि ये फर्स्ट लेवल बैरियर है और बूढ़ा दंग रह गया कि ये आदमी ये भी जानता है। हाथ लगाकर बूढ़ा बोला कि उसने ऐसा पहली बार देखा है। जिन ह्यूक ने हाथ झटक कर कहा कि चाहे शारीरिक हमला हो या जादुई, ये दीवार किसी से नहीं टूटेगी। उसने भी अपना हाथ उस बैरियर पर रखा। आंखें बंद करके उसने समझा कि यहीं से मैजिक का प्रवाह बदलता है। तभी रोशनी के बीच कोई शब्द उभरा। उसने आंखें खोली और मन ही मन उसे बोला। फिर मुड़कर कहा कि उसके पास इसका हल है, पर एक शर्त पर। बूढ़े ने गर्दन मोड़कर पूछा, क्या? जिन ह्यूक ने एक तरफ देखते हुए बताया कि अगर वो इस बैरियर पर लगातार अपनी फ्लेम मैजिक डालता रहे तो इससे शील्ड कमजोर होगा। बूढ़े ने पूछा, कितनी देर तक? जिन ह्यूक ने खुद की ओर इशारा करके कहा, जब तक वो जरूरी रेलिक्स लेकर वापस ना आ जाए। बूढ़े ने पूछा, तो मतलब जब तक वो अंदर होगा?
तब तक उसे बाहर खड़े होकर लगातार जादू करते रहना होगा। जिन ह्यूक मुड़ा और बोला कि उसके पास इतनी ताकतवर जादुई स्किल नहीं कि वो बैरियर तोड़ सके, और उसे पता है कि बूढ़ा शायद यकीन न करे, पर बस यही रास्ता है। और पूछा, क्या वो सच में खाली हाथ लौटना चाहता है, जबकि सुबह होने में अब ज्यादा वक्त नहीं? और उसने तुरंत कहा, वो उसे नक्शा दे देगा। बूढ़ा आदमी भौहें सिकोड़ कर सोच रहा था कि उसका साथी इतनी मेहनत करेगा मगर उसे कोई फायदा नहीं मिलेगा। आंखें बंद करके उसने पूछा कि क्या वो सच में उसे नक्शा देगा। जिन ह्यूक मुस्कुराते हुए बोला कि बिल्कुल, और ये भी कि वो किसी तगड़े जादूगर को दुश्मन बनाना नहीं चाहता। आदमी ने लंबी सांस छोड़ी। कितना भी सोचे, नतीजा वही था, और अब उसे भरोसा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। हाथ पीछे बांधे वो बोला कि ठीक है, वो यकीन करता है। जिन ह्यूक बैरियर के पास जाकर बोला कि भाल का ध्यान रखना। उसका साथी हाथ उठाते ही आग में जल उठा। उसने कहा कि वो पूरी ताकत लगा देगा। आग और तेज भड़ककर बैरियर की ओर गई। दीवार पर एक छोटा सा क्रैक पड़ा। जिन ह्यूक ने भौहें चढ़ाई और मन ही मन वो शब्द पुकारा। अगले ही लम्हे वो बैरियर के अंदर फिसल गया। उसके कपड़ों पर छोटी छोटी आग की लपटें रह गई। बूढ़ा पसीने में डूबा चिल्लाया कि जल्दी करो। जिन ह्यूक ने हाथ हिलाकर हंसते हुए कहा, हाँ ठीक है। अंदर की ओर बढ़ते हुए उसे रेलिक दिखी। कुछ कपड़े थे और एक डिब्बा भी। आगे बढ़ते हुए उसने महसूस किया कि नीचे के फ्लोर की तरह यहां कोई निशान नहीं थे कि कोई आया हो। उसकी नजर टूटी हुई डिस्प्ले केस पर गई। सिस्टम बता रहा था कि यहां एक आयरन स्वॉर्ड रखा था जिस पर टियान लॉन्ग खुदा हुआ था। दिमाग में एक आदमी की छवि उभरी। वो समझ गया कि जिसने तलवार ली उसने अपना काम पूरा होते ही बैरियर लगाकर बाहर का रास्ता पकड़ लिया। जिन ह्यूक ने तिरछी नजर से देखा। वो आदमी जरा भी रिस्क नहीं झेल पाया। सिर झुकाकर सोचा, इतना तगड़ा होने के बावजूद उसे भी बहुत कुछ नहीं पता था। मुस्कुराकर जिन ह्यूक बोला, मिल गया। और उसे एहसास हुआ कि जो रेलिक उसे मिली थी वो बस दूसरे दर्जे की थी। सामने एक और केस था। सिस्टम ने बताया कि ये लीड डायनेस्टी के सिक्के थे। लड़के ने समझ लिया कि ये पर्सनल एबिलिटी सिर्फ उसी के काम की है। आइटम हाथ में उठाकर उसे मालूम था ये उसकी सबसे ताकतवर स्किल बनाने का आखिरी हिस्सा है। नीचे देखते हुए उसे याद आया, इंग्रेडिएंट्स थे पर्शियन सेरेमोनियल मोल्ड और ट्यूटन्स मास की दाहिनी आंख। सामने तेज रोशनी जली। मोल्ड में कुछ उभरने लगा। सिस्टम ने बताया कि 2 रेलिक्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। वही नोटिफिकेशन जो तब आता है जब 2 चीजें बिल्कुल परफेक्ट पेयर बने। जिन ह्यूक ने धागों का गुच्छा पकड़ा। सिक्कों का बंडल फटकर नीचे गिर गया। उसने सोचा, आगे बढ़ना है तो कीमत देनी ही होगी। सिक्के गिरते रहे। उसने चेहरा हाथों से ढक लिया। सिस्टम बता रहा था कि 3 रेलिक्स रिएक्ट कर रहे हैं। अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। डरावनी प्रोबेबिलिटी को हराकर वो फ्यूजन सफल हो गया था। उसके सामने नई चीज थी, आई ऑफ ट्रूथ, जिससे वो किसी इंसान की हालत देख सकता था और उसकी बातों में सच झूठ पहचान सकता था। वो समझ गया कि 5 में से ये सबसे बेहतरीन आंख है। लेकिन ये असल वजह नहीं थी जिसके लिए वो यहां आया था। उसी वक्त नया सिस्टम मैसेज आया, सीक्रेट क्वेस्ट पूरा। 3 रेप्लिकास को मिलाकर ऐसे ऊपर का आइटम बनाया गया। नीचे नीली रोशनी बनने लगी। सिस्टम बता रहा था कि उसने भयानक किस्मत को हासिल किया है। आसपास की दुनिया नीले चौकोरों से बदलने लगी। जिन ह्यूक समझ गया उसका पर्सनल एबिलिटी यही है कि वो दुनिया की तमाम स्किल्स और एबिलिटीज को कॉपी करके और भी ताकतवर वर्जन्स बना सकता है। सिस्टम ने बताया कि उसने स्पेशल फ्यूजन एबिलिटी हासिल कर ली है और वर्ल्ड मेमोरीज बनने शुरू हो गए हैं। नए पर्सनल एबिलिटी की खिड़की खुली। उसकी आंखें नीली चमकने लगी। संदेश था कि अगर लेवल तेजी से बढ़ा तो कुछ शर्तें बदली जा सकती हैं। तभी पीछे से पुकार आई। बूढ़ा आदमी पसीने में भीगा खड़ा था। वो बोला कि जल्दी खत्म करो, उसकी ताकत जवाब दे रही है। जिन ह्यूक ने इधर उधर देखते हुए कहा कि उसे अभी एक काम और करना है, और उसकी आंखें चमक उठीं क्योंकि अब वो उस आदमी की एबिलिटी कॉपी करना चाहता था। उसके हाथों से अब भी आग उठ रही थी और नोटिफिकेशन में लिखा आया कि इस स्किल को कॉपी करने की शर्त है, उसे उस आदमी को उसकी असलियत में लाना होगा। जिन ह्यूक हल्की मुस्कान के साथ सोचता है कि ये काम तो बहुत आसान है। सिस्टम विंडो देखकर उसे समझ आ गया कि बस उसे गुस्सा दिलाना काफी है। उधर वो बूढ़ा आदमी आग बरसाते हुए चिल्ला रहा था कि जल्दी खत्म करो। जिन ह्यूक बिना मुड़े बोला कि वो ये स्किल अब यूज नहीं कर सकता। ये सुनकर बूढ़े के चेहरे पर शिकन पड़ गई। जिन ह्यूक पीछे मुड़कर बोला कि असल में इस स्किल की जरूरत ही नहीं थी। उसका साथी हाथ ऊपर उठाकर गुस्से में पूछता है
कि फिर उसने उसे ऐसा करने को क्यों कहा। जिन ह्यूक चलते हुए वही लैटिन शब्द दोबारा मन में बोलता है। वो समझ चुका था कि असल बैरियर तो उसी शब्द से टूटा था। उसे याद आया कि कैसे दिमाग में वो शब्द बुलाकर वो शील्ड के आर पार निकल गया था, और असल में इस बूढ़े आदमी ने बैरियर तोड़ने में जरा भी मदद नहीं की थी। जिन ह्यूक मन में सोचता है, ये बेचारा समझता रहा कि उसकी लगातार आग बैरियर पर असर करेगी, जबकि ऐसा बैरियर किसी हालत में नहीं टूट सकता। उसका सारा मना इसी बेकार कोशिश में तप चुका था। नक्शे को देखते हुए जिन ह्यूक समझ गया कि ये बस उसकी एक चाल थी, ताकि बाद में उसे गुस्सा दिलाना आसान हो जाए। नक्शे के सामने खड़े जिन ह्यूक ने समझ लिया कि उसे टावर की एक एक बात पहले से जुबानी याद है, और ऐसी सिचुएशन में 10th फ्लोर तक की जानकारी वाला नक्शा उसके लिए बिल्कुल बेकार है। लाइटर उठाकर उसने तय किया कि ये चीज किसी को नहीं देगा। बूढ़ा आदमी हैरान होकर चिल्लाया कि वो क्या कर रहा है। जिन ह्यूक मुस्कुराकर उसे याद दिलाता है कि उसने अभी कुछ देर पहले क्या कहा था। नक्शे पर आग लगाते हुए वो बोला कि उसे इसकी जरूरत नहीं है। आग पूरे कैनवस पर फैल गई। उसे मालूम था कि ये नक्शा किसी के भी हाथ गया तो उसके फायदे खत्म हो सकते हैं। बूढ़ा आदमी गुस्से में दहाड़ा कि वो नक्शा क्यों जला रहा है, और धमकी दी कि वो उसे मारकर राख कर देगा। तभी जिन ह्यूक की आंखें लाल चमकी। सिस्टम ने बताया कि शर्त पूरी हो गई है। उसके ऊपर नीली कार्ड जैसी रोशनी उभरी। नोटिफिकेशन आया कि फायर एलिमेंट स्किल कॉपी हो चुकी है। नई विंडो खुली जिसमें लिखा था कि ये स्किल अब वर्ल्ड मेमोरीज में सेव होगी, साथ उसकी पूरी जानकारी। बूढ़ा आदमी आग से भरा हाथ उठाकर चिल्लाया कि जिन ह्यूक अपनी हरकत पर पछताएगा। जिन ह्यूक मुस्कुराकर बोला कि शायद उसे समझ नहीं आया कि नक्शा जला क्यों दिया गया। उसके हाथों में भी आग उठी। सिस्टम ने बताया कि फर्स्ट लेवल फायर एलिमेंट एक्टिव है। बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। स्किल तो वही थी, लेकिन जिन ह्यूक की आग की ताकत पूरी तरह अलग थी। उसे समझ आ गया कि ये लड़का आम इंसान नहीं, ये उसके लेवल से कहीं ऊपर है, और उसे सच में उस नक्शे की कोई जरूरत नहीं। उसका पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जिन ह्यूक हल्की हंसी के साथ बोला कि अगर उसने टावर चढ़ना है तो उसकी बात अच्छी तरह याद रखना। जिन ह्यूक इमारत से बाहर आ चुका था। लोगों को याद करते हुए उसे समझ आया कि नेशनल म्यूजियम में उस समय सिर्फ 4 बूढ़े लोग थे जो पुराने जमाने के खिलाड़ी या जागे हुए थे, और अब जब टावर हकीकत बन चुका है, उसे पता था लोग रिस्क कम करने में ही भलाई समझेंगे। उसने हाथ फैलाए। ये साफ था कि जितनी पर्सनल एबिलिटीज और स्किल्स वो हथिया सकता है, उतनी लेनी होंगी। बूढ़े आदमी के ऊपर खड़े जिन ह्यूक ने कहा कि वो बाद में उससे संपर्क करेगा। उसने उसे नीचे वाले फ्लोर वाली लड़की के साथ लेवल बढ़ाने की सलाह दी। दोनों की शक्लें दिमाग में आते ही जिन ह्यूक समझ गया कि उसने एक ऐसा घोड़ा पा लिया है जिसे वो लंबे समय तक अपनी मर्जी से चला सकता है। स्किल कार्ड की कल्पना करते हुए उसने सोचा कि उसका रास्ता अभी बहुत लंबा है, और सबसे पहले उसे अपने काम की एबिलिटीज इकट्ठा करनी होंगी। सड़क पर चलते हुए जिन ह्यूक जानता था कि उसके पास सिर्फ एक शरीर है। वो दुनिया की हर किस्मत को अकेला काबू नहीं कर सकता, मगर मुस्कुराते हुए वो सोचता है जितना चाहिए सब मिल जाएगा। हाथ जेब में डालते हुए उसने तय किया कि सबसे तगड़ी एबिलिटीज वो खुद लेगा। पेट पर हाथ रखकर उसने महसूस किया कि ये उसकी हद है। सामने कैफे का दरवाजा दिखाई दिया। वो बोला, समय हो गया है राइस सूप का। शहर के लोग अब भी इधर उधर देखकर समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। जिन ह्यूक उनके पीछे खड़ा सब सुन रहा था जब होस्ट ने बताया कि नेशनल सेंट्रल म्यूजियम में एक हादसा हुआ जिसमें कम से कम 23 लोग मारे गए और 50 से ज्यादा घायल मिले। एक आदमी सामने आया जिसने कहा कि पीड़ितों में कई गंभीर घायल भी हैं, इसलिए मौतों का आंकड़ा और बढ़ेगा। और ये सब वही लोग थे जो म्यूजियम में रखे रेलिक्स पर हमला करने आए थे। होस्ट के बाद दूसरी इमारत की तस्वीर दिखाई दी। कहा कि ये सिर्फ साउथ कोरिया में नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप, चीन और जापान में भी हो रहा है। एक और बिल्डिंग की इमेज दिखी और बताया गया कि ऐसे हादसे दुनिया भर में हो रहे हैं। जिन ह्यूक ने सिर मोड़कर सोचा कि जैसा उसने उम्मीद की थी वैसा ही हुआ। दूसरे देशों के खिलाड़ी भी टावर पर कब्जा करने की तैयारी में लगे हुए हैं। फिर स्क्रीन पर कैमरों की फुटेज दिखाई गई और होस्ट बोला कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब हकीकत में हुआ है। उसने ऊपर देखकर पूछा कि क्या ये सब किसी आम इंसान ने किया, और क्या ये वही शख्स है जो हाल ही में टेस्ट टावर में दिखा था। किसी ने जवाब दिया कि मैंग्रोव ट्री को गिराने वाले वीडियो में बिल्कुल ऐसे ही मूवमेंट दिखे थे। जिन ह्यूक ने माथा खुजलाते हुए सोचा कि बहुत सारे लोग उसे पहचानने लगे हैं।
उसे अब अपनी पहचान छिपाने का तरीका सोचना होगा। टीवी पर होस्ट बता रहा था कि सरकार अब टावर ऑफ ट्रायल्स जैसे अनजान ढांचे के आने की वजह की जांच कर रही है और जागे हुए लोगों के लिए नई एबिलिटीज वाले कर्मचारियों का एक खास विभाग बनाया गया है। जिन ह्यूक ने हाथ जोड़कर सोचा कि सरकार उम्मीद से ज्यादा तेजी से हरकत में आई है। ग्लास में ड्रिंक डालते हुए उसे लगा कि उन्होंने म्यूजियम की घटना को एक अनिवार्य सच्चाई मान लिया और तुरंत विभाग बना दिया, जबकि उसे उम्मीद थी कि इसमें हफ्तों लगेंगे। वो ग्लास उठाकर होस्ट की बात सुनता रहा, जिसमें कहा गया कि अब वे उन प्रतिभागियों से बात करेंगे और सारी जानकारी लेंगे। स्क्रीन पर एक आदमी आया जिसने खुद को न्यू अवेकेंड एसोसिएशन का मुखिया बताया। जिन ह्यूक ने सिर उठाकर देखा। आदमी ने कहा कि वो यहां अवेकेंड लोगों को भर्ती करने आया है और उनकी एबिलिटी के लेवल पर उनकी रैंक तय होगी। साथ ही उसने वादा किया कि तनख्वाह 7वें दर्जे के सरकारी कर्मचारी जितनी होगी और कम से कम सालाना 60 मिलियन वॉन। जिन ह्यूक ने सिर झुकाया और सुना कि उसने कहा, जो लोग अभी प्रसारण में दिखे वो एक अलग श्रेणी के हैं। आगे देखते हुए वो बोला कि इसके बावजूद वो अपने पद की जिम्मेदारी पर दाव लगाकर कुछ वादा करना चाहता है। संगजीन मुंह खोलकर बोला कि अगर वे शामिल हो जाए, सरकार उनकी हर जरूरत पूरी करेगी। जिन ह्यूक भीड़ के पीछे खड़ा सुन रहा था, जहां लोग कह रहे थे कि उन्हें पता ही नहीं कि ये लोग कौन हैं, और एक लड़की बोली कि शायद ये उनकी जिंदगी का मोड़ है। जिन ह्यूक मुस्कुराकर उस आदमी की बात याद करता है। प्रसारण में आए लोग अलग हैं, मतलब वे उसकी पहचान को तलाश रहे हैं। हाथ उठाते हुए जिन ह्यूक समझ गया कि वे उसे खतरा मानते हैं, लेकिन चाहे जितनी कीमत लगा दे, उसके मन में कभी ये ख्याल भी नहीं कि वो किसी के अधीन हो। उस इंसान की कल्पना करते हुए वो सोचता है कि एक अनुभवी खिलाड़ी की कीमत 100 नए लोगों से कहीं ज्यादा है, और संगजीन ये बात जानता है। इसीलिए वो चेक दिखाकर उसे खींचने की कोशिश कर रहा है। जिन ह्यूक स्क्रीन देखते हुए सोचता है कि जिसे एसोसिएशन नेता बनाया गया है, जरूर उसके पास कोई बढ़िया एबिलिटी होगी, या शायद वो कई साल टावर ऑफ ट्रायल्स खेल चुका है। हल्की मुस्कान के साथ वो बोला कि अगर ऐसा है तो काश उसकी एबिलिटी सच में अच्छी निकले, ताकि कॉपी करने में मजा आए। हाथ हटाते हुए उसने समझा कि तब वो उसका पूरा स्वाद महसूस करेगा। तभी उसकी नजर घड़ी पर गई। सुइयों की हरकत सोचते हुए उसे पता था, जब घंटे की सुई नए वक्त पर पहुंचेगी, कुछ बड़ा होगा। टावर को याद करके उसे मालूम था कि इसी वक्त ट्रायल टावर खुलेगा। लोग एक जगह इकट्ठा हुए और मैसेज आया कि टावर खुल चुका है। जिन ह्यूक भी उनके बीच खड़ा था। लोग चिल्लाए कि सब धीरे चले, और किसी ने कहा कि सब कुछ वही हो रहा है जैसा पहले देखा था। जिन ह्यूक झुका हुआ सिर उठाकर समझ गया कि ये सब बिल्कुल नए खिलाड़ियों जैसे लग रहे थे। एक बैग दिखा और मैसेज आने लगे कि टावर में दाखिल होने की खुशी में 100 कॉइन्स दिए जा रहे हैं, जिन्हें अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। गिरते हुए सिक्के और एक आग का निशान तब दिखाई दिया जब सिस्टम ने बताया कि जो खिलाड़ी अपनी उपलब्धियां वीडियो में सेव करके अपलोड करेंगे, उन्हें हर 10,000 व्यूज पर 100 कॉइन्स मिलेंगे, और कमीशन उनके लेवल के हिसाब से बदलेगा। साथ ही ये भी कि टावर के बाहर रहने वाले लोग जब पहली बार कोई वीडियो देखेंगे तभी व्यू गिना जाएगा। इसलिए क्या देखना है, इसे लेकर बहुत एहतियात जरूरी है। कई तरह के मॉन्स्टर्स थे और एक नोटिफिकेशन में बताया गया कि लाइव ब्रॉडकास्ट सिर्फ बॉस मॉन्स्टर्स को क्लियर करते समय ही किया जा सकता है, ताकि अगले फ्लोर तक जाया जा सके। एक खोपड़ी का निशान आया और चेतावनी दी गई कि व्यूज बढ़ाने की चालाकी या किसी भी तरह की इलीगल हरकत पकड़ी गई तो सख्त कार्रवाई होगी। ठुड्डी पर हाथ रखते हुए जिन ह्यूक ने सोचा, लोग स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठे होंगे, और उसे समझ आ गया कि टावर में चढ़ते लोगों और बाहर की दुनिया को जोड़ने वाला पुल यही लिव ब्रॉडकास्ट सिस्टम है। 3 अलग अलग स्ट्रीम उसके दिमाग में चमके। लोग उसके वीडियो देखकर टावर का आखिरी अंजाम जानना चाहेंगे और व्यूज बढ़ाएंगे। गिरते हुए सिक्कों की कल्पना करते हुए जिन ह्यूक ने माना कि टावर ऑफ ट्रायल्स की सबसे दिलचस्प व्यवस्था यही सिस्टम है, यानी जितना ज्यादा कोई मशहूर होगा उतना ज्यादा कॉइन्स उसे मिलेंगे। लोग चिल्लाते हुए भागने लगे कि पहले गॉब्लिन केव पहुंचकर शिकार की जगह लेनी है। किसी ने उसे धक्का दिया। दूसरी तरफ देखते हुए जिन ह्यूक ने सोचा कि ये सब बहुत ज्यादा जल्दी में है। भीड़ के बीच खड़े होकर वो समझ गया कि वे सब जल्द से जल्द इस जगह को साफ करके दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कॉइन्स पाना मुश्किल नहीं था, क्योंकि उसे हर चीज पता थी। फिर भी वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना चाहता था, क्योंकि जितने कॉइन्स मिलते उतनी ही जानकारी उसे दुनिया के सामने खोलनी पड़ती, और ये बात उसे खुद को बहुत नुकसान पहुंचा सकती थी। जेब में हाथ डालते हुए जिन ह्यूक ने तय कर लिया कि उसे सबसे पहले क्या करना है। साइड में देखते हुए उसने एक ढक्कन हटाया और याद किया
कि 30वें फ्लोर के शुरुआत में एक ऐसा समय आता था जब आगे बढ़ना मुमकिन नहीं होता। उसने क्रीप के डिब्बों की जांच की और समझा कि वो निचले फ्लोरों में छिपे हिस्सों को जोड़कर ऊपर जाना चाहता था, और इसके लिए हर कदम सोच समझकर रखना पड़ता है। मशाल लेकर जिन ह्यूक आगे बढ़ा। उसकी रोशनी एक दीवार पर पड़ी और उसने महसूस किया कि वो इन खंडहरों में आखिरकार हल तक पहुंच गया है। अचानक उसकी आंखें फैल गई। हाथ चेहरे पर रखते हुए उसे एहसास हुआ उसका बना हुआ किरदार शुरू से ही बेकार था। कांपते हुए वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि इतने सालों की मेहनत के बाद, बार बार नीचे आकर खोज करने के बाद भी उसका किरदार सबसे घटिया निकला। दांत भींचते हुए उसने कहा कि उसने खुद को इस सब के हवाले कर दिया था और अब शक करने का वक्त उसके पास बिल्कुल भी नहीं। एक सिस्टम विंडो आई, किरदार मिटाने का प्रस्ताव। उसने सहमति दबा दी और फैसला किया कि वो सब कुछ फिर से शुरू करेगा। किरदार का शरीर बैंगनी रोशनी से चमका। भौहें कसते हुए उसने कहा, इस बार मैं आखिर तक पहुंचकर ही दम लूंगा। सिर उठाते हुए उसने जाना वो 6 साल पहले की जगह थी। सामने एक विशाल दरवाजा था और मैसेज में बताया गया कि ये एक घातक कठिनाई वाला लैबिरिंथ है, जिसकी खासियत इसका बेहद उलझा हुआ रास्ता और कई तरह के जाल है। बाहें सीने पर बांधकर उसने जाना कि 30वें फ्लोर से आगे जाने की बुनियाद इसी जगह में है और इस सफाई के मुकदमे की कुंजी यही है। दांत भींचते हुए जिन ह्यूक ने कहा कि उसने सोचा भी नहीं था कि ये सब फिर से करना पड़ेगा। हाथ मुहर पर रखते हुए उसने दरवाजा खोला और आगे बढ़ गया। अंदर एक बड़ा कक्ष था। उसकी निगाह पहले दीवार पर गई, फिर उसे कुछ मूर्तियां दिखी। सिर मोड़कर उसने महसूस किया कि ये सब बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले हुआ था। हवा में सफेद तितलियां तैर रही थी। एक उसकी हथेली पर बैठी तो उसने मुस्कुराकर कहा कि उसे फिर मिलकर खुशी हुई। नजर घुमाते हुए उसने कुछ लोगों को देखा और पूछा कि वे कौन है। लड़की मुस्कुराते हुए बोली कि वे शिकार की जगह ढूंढ रहे थे और खुले हुए लैबिरिंथ को देखकर सोचा कि इसके बंद होने से पहले अंदर आ जाए। पीछे खड़े लोग जिन ह्यूक को देखते हुए बोले कि उन्हें लगा था ये आदमी कुछ जानता है, इसलिए वे उसके पीछे आए। किसी ने पूछा कि वो इस लैबिरिंथ में क्यों घुस गया जब वो अभी अभी इस दुनिया में आया है। लड़की ने बालों से चेहरा छुपाकर कहा कि उन्हें भी अंदर चलना चाहिए। एक लड़के ने सीने पर हाथ बांधकर कहा कि उन्हें नहीं पता ये किस तरह का लैबिरिंथ है, न ये कि कितना बड़ा है। लड़की ने सिर झुकाकर कहा कि अगर उसके पास दिमाग है तो उसे थोड़ी सोच समझ करनी चाहिए, और ये भी कि उन्हें शुरुआत में सबसे जरूरी चीज तक का पता नहीं। ऊपर देखते हुए जिन ह्यूक ने बताया कि उसे तो अभी चाबी भी नहीं मिली, लेकिन लैबिरिंथ खुल चुका है, और क्योंकि ये फर्स्ट लेवल पर है इसका मतलब है कि अंदर जाया जा सकता है और इसकी मुश्किल ज्यादा नहीं होगी। जिन ह्यूक अंदर जा रहा था जब किसी ने कहा कि ये बस इसलिए है क्योंकि लैबिरिंथ पहले फ्लोर पर है। दूसरी लड़की ने बबल गम फुलाते हुए पूछा कि क्या वो उनके साथ आइटम्स बांटेगा। पहली लड़की ने मुस्कुराकर कहा कि बिल्कुल नहीं, और उसकी आंखें चमक उठीं जब उसने कहा कि वे उसे इस लैबिरिंथ में हमेशा के लिए रोक देंगे। मुस्कुराते हुए हैन्ना ने कहा कि उन्हें साथ चलना चाहिए क्योंकि रास्ते तो वैसे भी टकराएंगे। नजरें मोड़कर जिन ह्यूक ने सोचा कि इन अजनबियों की लीडर अपने नंबर की तादाद देखकर उसे दबाने की कोशिश कर रही है। तभी उसका स्किल आई ऑफ ट्रूथ सक्रिय हुआ। लड़की ने सीने पर हाथ रखते हुए कहा कि वो 22 साल की है और टेस्ट टावर की दूसरी मंजिल तक पहुंची है। स्क्रीन देखते हुए जिन ह्यूक ने नोट किया कि इस औरत के पास एक दिलचस्प एबिलिटी है, कॉन्टैक्ट, जिससे वो किसी नए मिले व्यक्ति से बहुत नेचुरल तरीके से नजदीकियां बढ़ा सकती है। हाथ मुंह पर रखते हुए जिन ह्यूक समझ गया कि ये एबिलिटी किसी इंसान को कंट्रोल भी करा सकती है, लेकिन उसकी शर्त थी कि दोनों को 240 घंटे साथ रहना पड़ता। नजर दूसरी तरफ करते हुए चुलसिक ने अपना नाम बताया और कहा कि वो पहले फ्लोर को पार करने की कोशिश कर रहा है। आगे देखते हुए हाइमन ने कहा कि वो बस पहले फ्लोर तक पहुंची थी, और मीना ने कहा कि वो तीसरे फ्लोर तक जा चुकी है। सिर खुजाते हुए क्वांग ने बताया कि वो और उसका दोस्त मिंगुक ने कभी ट्रायल टावर खेला ही नहीं था। खुश होते हुए जिन ह्यूक ने अपना नाम इन नए लोगों को बताया और फिर समझ गया कि ये लोग कभी भी उसके सिर पर वार कर सकते हैं, इसलिए उनका असली नाम लेना बेकार है। उसकी कलाई पकड़कर हैना ने पूछा कि वो टेस्टिंग टावर के किस लेवल तक पहुंचा था। लड़की ने उसकी हथेली दबाई और अपना स्किल फर्स्ट लेवल कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किया। लड़के एक दूसरे को देखने लगे। जिन ह्यूक ने उसकी हथेली पकड़ते ही समझ लिया कि स्किल कैसे काम करता है और जवाब दिया कि वो वहां तक गया है जहां तक कोई जा सकता है। पसीना पोंछते हुए हैना हैरान थी कि उसका स्किल बिल्कुल काम नहीं कर रहा। मुस्कुराकर उसने पूछा
कि यहाँ किस तरह के मॉन्स्टर रहते हैं। नीचे देखते हुए जिन ह्यूक ने बताया कि ये लैबिरिंथ हर बार एक खास घंटे पर बदल जाता है। साथियों की तरफ मुड़कर जिन ह्यूक ने बात खत्म की। लड़के हैरानी से अपने गाइड को देखने लगे। उनके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। नए लोग मुंह खोले समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। भौहें उठाते हुए लड़की चीखी कि ये तो फर्स्ट लेवल लैबिरिंथ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दीवारों से बड़े पत्थर खिसकने लगे। कांपते पैरों पर खड़ी हैना ने सुना कि कोई चिल्ला रहा है, सावधान रहो। लड़की उछलकर एक विशाल पत्थर से बची। हाथ उठाकर क्वांग ने कहा कि अगर वे वहीं खड़े रहे तो कुचल दिए जाएंगे। विशाल चट्टान फर्श पर गिर पड़ी। झुककर बैठते हुए सबने राहत की सांस ली। भूकंप रुक गया था। सबके मुंह पर पसीना था। घुटनों पर हाथ रखकर हाइमन ने कहा कि मीना दिख नहीं रही। लड़के ने हैरानी से कहा कि इतने मुश्किल लैबिरिंथ का तो पहले फ्लोर पर नामो निशान नहीं होना चाहिए। कपड़ों से धूल झाड़ते हुए उसने पूछा कि क्या ये लोग चेंजिंग लैबिरिंथ में कभी गए हैं, और जवाब मिला कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा। ऊपर देखते हुए हैन्ना ने कहा कि उन्हें फौरन यहां से निकलना चाहिए। पहले फ्लोर के लिए यह बहुत खतरनाक है। उसने जिन ह्यूक से कहा कि वो अपनी एबिलिटी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढे। पीली पड़ती हैना ने बताया कि उसकी स्किल लैबिरिंथ बदलते ही डीएक्टिवेट हो चुकी है। मुंह खुला रह गया। अब वे फंस गए थे। बाहर निकलना मुमकिन नहीं। जेब में हाथ डालकर जिन ह्यूक ने सोचा कि ये लोग इतनी हिम्मत से लैबिरिंथ में इसलिए आए क्योंकि ये अपने साथ नेविगेशन स्किल वाले एक कैरियर को लाए थे। उसने ठंडी सांस लेकर माना, ये सब लोग बिल्कुल बेवकूफ है। दांत दिखाकर हैन्ना बोली, और फिर गुस्से में चीखते हुए बोली कि उसे उन्हें चेतावनी देनी चाहिए थी कि लैबिरिंथ बदलने की एबिलिटी रखता है। उंगली दिखाते हुए लड़की ने कहा कि जिन ह्यूक की वजह से उनकी पूरी टीम लगभग मर जाती। लड़के की तरफ देखते हुए बाकी लोग भी उसे इल्जाम देने लगे कि वो सब जानता था और अब उनकी दोस्त गायब है। लड़के ने सांस बाहर छोड़ी। सिर झुकाकर उसने जवाब दिया कि उसने किसी को भी पीछे आने के लिए नहीं कहा था। घबराए चेहरे के साथ लड़की को यकीन ही नहीं हुआ। लड़के ने नीचे देखते हुए जोर दिया कि वो किसी को जबरदस्ती खींच कर भी नहीं लाया। हथियार पकड़े सिकुड़े मिंगुक ने चिल्लाकर कहा कि न सिर्फ वे इस जगह कैद हैं, बल्कि उनका मूड भी बिल्कुल खराब हो गया है। तलवारबाज ने भौहें चढ़ाकर कहा कि उसे ये गाइड पहली नजर से ही पसंद नहीं था। नए लड़के का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे अपने किए पर अफसोस हुआ। कुल्हाड़ी का सिर दीवार में धंसा और एक लाश जमीन पर गिर पड़ी। हाइमन डर से कांप गई। रोते हुए बोली कि उसकी दोस्त मर गई। भारी खुर के प्रहार से जमीन हिल उठी। एक विशाल मॉन्स्टर गरजा। उसे देखते ही लड़कों ने समझ लिया कि ये एक मिनटोर है। कुल्हाड़ी दीवार में अटकी थी और अगले ही पल गायब हो गई। क्रीचर ने मुंह फैलाकर दहाड़ा। ऊपर देखते हुए हैना को पूरा भरोसा हो गया कि अब सब खत्म है। तभी जिन ह्यूक आगे बढ़ा, चिल्लाते हुए कि सब लोग एक तरफ हट जाएं। जिन ह्यूक तेजी से आगे बढ़ा। लड़की समझ ही नहीं पाई कि उनका साथी कर क्या रहा है। मॉन्स्टर ने हथियार घुमाया। वार की ताकत से फर्श कांप उठा। जिन ह्यूक दुश्मन के ऊपर ऊंची छलांग लगाकर गया। मुस्कुराते हुए उसे खुशी हुई कि वो साफ बच निकला। तभी उसके कंधे पर एक गहरी चोट उभरी और सिस्टम ने बताया कि उसे एक हिडन स्टेटस मिला है, ब्रीच। लड़के का हाथ मिनटोर के सींग पर पहुंचा। वो समझ गया कि ब्रीच उसकी और दुश्मन की ताकत का फर्क कम कर देता है, लेकिन ये दोनों तरफ काम करता है। इसलिए अगर सामने वाला उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है तो हर 3 पॉइंट पर लेवल डिफरेंस घटता जाता है। जिन ह्यूक मिनटोर के सिर पर लटक गया, फिर जमीन पर स्लाइड करता हुआ गिरा और उसी वक्त सोच रहा था कि यही रास्ता है जिससे वो बढ़ सकता है, भले ही वो लेवल 1 पर हो। मॉन्स्टर ने दांत निकाले और जिन ह्यूक जानता था कि यही एक रास्ता है जिसे उसने बेहिसाब कोशिशों और गलतियों से सीख कर पाया है। वो मुस्कुराने लगा। मॉन्स्टर फिर झपटा। जिन ह्यूक ने एक और भारी वार से साफ बचाव किया। उसे याद था कि वो ऐसी मार हजारों बार झेल चुका है और ब्रीच लेवल 0.05 और बढ़ गया। मुट्ठी भींचते हुए उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर हर हमला पैटर्न याद रखता है। वो लगातार बचता रहा और स्किल लेवल बढ़ता गया। मिनटों ने हथियार घुमाकर पूरा शरीर मोड़ लिया, जैसे खुद भरोसा न हो कि सामने वाला इतना बच कैसे रहा है। झुकते हुए जिन ह्यूक जानता था कि चाहे दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों न हो, उसके वार का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो लग ही नहीं रहे। दूर खड़ा क्वांग खुश था कि उन्होंने इस आदमी पर शुरुआत में गलत गुस्सा नहीं किया। डरती आंखों से हैना समझ गई कि उसकी टीम इस मॉन्स्टर को मार ही नहीं सकती, न ही उसके रिवॉर्ड छीन सकती है। मिनटोर फिर दहाड़ा।
कुल्हाड़ी हवा चीरती हुई निकली। जिन ह्यूक को तरीका मिल चुका था जिससे वो बेहद कम समय में बेहद ताकतवर हो सकता था। एक और वार चकमा देकर लड़का समझ गया उसे बस एक बड़ा रिस्क लेना है। अपनी जान दांव पर रखकर उसकी गर्दन पर एक और चोट आई और उसने सोचा कि रिवॉर्ड उतना ही मिलता है जितना बड़ा खतरा हो। स्क्रीन देखते हुए उसे लगा कि मौत के बिल्कुल आखिरी सेकंड पर डॉज करके एक एक्स्ट्रा पॉइंट पाना अच्छा सौदा है। उसके हाथ पर खून टपक रहा था। पीछे कूदते हुए जिन ह्यूक जानता था कि अगर उसने एक गलती की तो हालात हाथ से निकल जाएंगे, इसलिए अब खत्म करना पड़ेगा। दूर खड़े लड़कों को देखकर उसे लगा कि ये सारे साइड कैरेक्टर्स खुद ही भागने का फैसला कर चुके हैं। दीवार पकड़कर हैना अपने साथी से कह रही थी कि अगर वो दीवार के साथ चलें तो शायद रास्ता मिल जाए। इन भागने वालों के पास पहुंचकर जिन ह्यूक ने पूछा कि कहां जा रहे हैं। लड़की नजरें हटाकर कुछ बोलने लगी, फिर अचानक उसकी आंखें फैल गई। उंगली दिखाते हुए जिन ह्यूक ने कहा कि अगर चाहे तो लड़ाई में शामिल हो जाए, क्योंकि अगर वे भी इसकी मार से बच गए तो उन्हें भी हिडन स्टैट मिलेगा। मिनेटोर को दोबारा वार करता देख उसने कहा कि रिवॉर्ड सबको बांट लेना चाहिए। हैना का मुंह खुला रह गया। सबके चेहरे पर डर था। लड़की पसीना पसीना हो गई। मॉन्स्टर के वार से पत्थर उड़कर बिखर गए। चुलसिक जमीन पर बैठा था। जेब में हाथ डालते हुए जिन ह्यूक ने सलाह दी कि या तो झुक कर रहें या दूर, क्योंकि वरना सब मारे जाएंगे। सिर सीधा रखते हुए लड़के ने उस क्रीचर से पूछा कि उसकी बात सही है या नहीं। दुश्मन उसके सामने खड़ा था। अगले ही सेकंड एक बड़ा पत्थर जमीन पर गिरा। दीवार में से एक और चट्टान बाहर निकली। खंभे इधर उधर हिलने लगे। जिन ह्यूक ने हाथ उठाया। दीवार के पीछे छिपते हुए बोला कि वो बाद में मिलेंगे। मॉन्स्टर पत्थर की दीवार के सामने खड़ा था। उसने दांत दिखाए। मिनोटोर ने वार करने के लिए हथियार ऊपर उठाया। बड़े हॉल में टकराने की आवाज गूंज रही थी। हैना ने सिर झुका लिया। घुटनों पर बैठकर दुआ कर रही थी कि अब कोई उनका पीछा न करे। जिन ह्यूक ने नजर फेरकर बताया कि जिस पॉलन को उन्होंने छू लिया था उसी ने मिनोटोर को खींचा है, इसलिए वो उनका पीछा करता रहेगा। लड़की ने घबराकर पूछा कि उन्हें इतनी बेवकूफी क्यों करनी पड़ी। सामने देखते हुए जिन ह्यूक ने कहा कि उसे किसी तरह अपने स्टैट्स बढ़ाने थे। तलवार उठाते हुए उसने बताया कि हर बार जब ये लैबिरिंथ बदलता है तो उसकी स्टैमिना वापस आ जाती है। ब्लेड आगे बढ़ाते हुए उसने कहा कि मिनोटोर जब भी उसे फिर ढूंढ लेता है तो उनका खेल दोबारा शुरू हो जाता है। पसीने में भीगी लड़की ने पूछा कि वो ये सब कब तक करेगा। उंगली उठाकर जिन ह्यूक ने कहा, पूरे 1 महीने, जब तक वो इस लैबिरिंथ से बाहर नहीं निकल जाता। लड़कों ने सिर झुकाकर कहा कि वो लोग अलग रास्ते से जाएंगे। जिन ह्यूक ने आंखें बंद करके सुना कि अगर वो अलग अलग चले तो मॉन्स्टर उन्हें नहीं ढूंढेगा। मुस्कुराकर उसने पूछा, किधर जाओगे? सब बिना देखे आगे बढ़ गए और जिन ह्यूक समझ गया कि बिना निशान और बिना दिशा के चलना ज्यादा खतरनाक होता है। नए लड़के चुपचाप आगे देख रहे थे। डैगर देखते हुए जिन ह्यूक ने सोचा कि इस लैबिरिंथ के बारे में उससे ज्यादा कोई नहीं जानता। हैना ने भौहें चढ़ाकर माना कि उनके पास और कोई चारा नहीं। आंखें बंद करते हुए उसने जिन ह्यूक के साथ जाने की हामी भर दी। जिन ह्यूक ने हाथ उठाकर याद दिलाया कि इस दुनिया में तो बस की सवारी भी मुफ्त नहीं होती। लड़की के बिल्कुल सामने ब्लेड आ गया। हथियार पकड़ते हुए जिन ह्यूक ने आदेश दिया कि जितने कॉन्स हैं सब बाहर निकालो। दूसरी तरफ मायन हवान ने ढाल उठाई और दहाड़ते हुए गॉब्लिन्स पर टूट पड़ा। अगले ही पल वो सब बिखर गए। तलवारबाज ने एक और वार करके दुश्मन खत्म किया। लाइव ब्रॉडकास्ट जोरों पर था। वीडियो तेजी से टॉप पर पहुंच रहा था। लड़का खुशी से बोला कि दर्शक तो इस पर भी टूट पड़े। उसके दोस्त ने चश्मा ठीक करते हुए कहा कि बुलेटिन बोर्ड की सारी खबरें हैंग पर ही थी और कम से कम गॉब्लिन से मरते मरते लड़ने का एक फायदा तो मिला, सिर्फ व्यूज से 1000 कॉइन्स। तलवारबाज ने नाक रगड़कर कहा कि टीम वर्क अच्छा हुआ। पीछे वाले ने हाथ उठाकर कहा कि लोग समझते हैं उसने सब अकेले किया, एडिटिंग भी बढ़िया लगी। चश्मे वाले ने कहा कि किसी ने नोटिस भी नहीं किया कि उसे बफ किया हुआ था। तभी मायन हवान ठिठक गया। कोई बॉल्ड गाय नाम का यूजर कमेंट्स में पूरा मजाक किरकिरा कर रहा था। लेकिन फिर लैपटॉप वाले की आंखें फैल गई। वीडियोस अचानक उनकी रैंक से ऊपर जा रही थी। तलवारबाज बोल रहा था कि घबराने की जरूरत नहीं, ये दुनिया तो शुरू से ही खास लोगों की मोनोपोली बनने वाली है। और उसी वक्त एक वीडियो ने सबको चौंका दिया। पहली बार किसी ने किसी आइटम को 10 गुना तक स्ट्रेंथन कर दिया था। ये पागलपन था। मायन हवान का मुंह खुला रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये सच है, जबकि व्यूज 1 मिलियन पार कर चुके थे। 10 मिनट पहले
जिन ह्यूक ने हाथ बांधकर सबको चुप रहने को कहा, खड़े खड़े टाइम खराब न करने को कहा और अपना काम देखने को कहा। चुलसिक और हैन्ना दूर निकल गए, जबकि जिन ह्यूक ने उन्हें मॉस इकट्ठा करने और सोने की जगह तैयार करने को कहा। उन्हें आग के लिए लकड़ियां भी ढूंढनी थी। काम बहुत था और नए लोगों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। न्यूबी ने जिन ह्यूक की संतुष्ट शक्ल देखकर झुंझलाकर देखा। जिन ह्यूक ने सिस्टम विंडो की तरफ देखा और समझ गया कि अब उसे भी शुरू करना चाहिए। उसने एक्सचेंज बुलाया। स्टोर विंडो उसके सामने खुल गया और वो खुश हुआ कि अब उसके पास कॉइन्स थे। सोचते हुए उसने आइटम्स देखे और उसने खरीद लिए। एन्चांटेड टैरेट कार्ड्स, एक पुरानी कांस्य चाबी का हिस्सा और लकड़ी की गाड़ी के पहिए का छोटा सा टुकड़ा। आखिरी चीज एक एनहांसमेंट स्क्रॉल था। जिन ह्यूक मुस्कुराया। उसे पता था कि ये सब बाहर से कूड़ा दिखता है, कोई इन्हें खरीदता भी नहीं, लेकिन उसके लिए असली बात यह थी कि इन्हें कैसे इस्तेमाल करना है। हाथ आगे बढ़ाकर उसने आदेश दिया, इन तीनों आइटम्स को कंबाइन करो। तेज चमक ने उसकी जैकेट को हिला दिया। तीनों चीजें मिलाने के बाद उसे व्हील ऑफ फॉर्चून मिला, जो एक बार उसकी किस्मत को सबसे ऊंचे दर्जे तक बढ़ा देता है। जिन ह्यूक मुस्कुराते हुए उस आर्टिफैक्ट को देख रहा था, अपनी जीत पर खुश। उसने अपना डैगर निकाला। उसे पता था कि अगर किसी को लक की लिमिट न पता हो तो ये चीज फायदा कम और मुसीबत ज्यादा बन जाती है, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसका पूरा जीवन उसे ये लिमिट याद करा चुका था। जिन ह्यूक ने आर्टिफैक्ट एक्टिवेट किया और लक मैक्स हो गई। फिर उसने एनहांसमेंट स्क्रॉल निकाला, जिसकी सक्सेस रेट थी 0.000012%, और ये आर्टिफैक्ट दुनिया का सबसे बेकार माना जाता था। लेकिन अभी उसकी किस्मत पूरी ताकत पर थी। उसने चाकू को उस चमकते हुए पहिए की तरफ उठाया और सारी किस्मत उसी डैगर पर लगा दी। एनहांसमेंट सफल हो गया। बिजली की लकीरें ब्लेड पर दौड़ गई। जिन ह्यूक को सबसे ऊंचे लेवल का ओल्ड डैगर मिला और वो कोरियन सर्वर पर पहला इंसान बन गया जिसने ये किया। उसकी अचीवमेंट पूरे दिन के लिए वॉक ऑफ फेम पर चढ़ गई। उसने कुछ टेस्ट अटैक्स किए, हथियार कंधे पर रखा और सोचा कि अब उसके हाथ में सच में कोई काम की चीज है। 10 दिनों की ये नर्क जैसी जिंदगी हैना और चुलसिक को सबसे बुरी हालत में ले गई थी। दोनों ने टूटी फूटी शाखों से आग जलाई, मौत से बिछौने बनाए और खाने को सिर्फ मशरूम होने से हालत और खराब थी। हैना ने जिन ह्यूक की तरफ देखा। वो आराम से सो रहा था। लड़की को मिनटोर याद आया, जो रोज एक ही वक्त पर प्रकट होता था। लैबिरिंथ का बदलना, मौत के बिल्कुल करीब लड़ाई, और ये आदमी इतनी आसानी से सब झेल रहा था। हैना ने गम के साथ माना कि अगर ये ऐसे ही चला तो वो जरूर मर जाएंगे, और उसके दोस्त ने भी हामी भरी। उसके हिसाब से ये उनका इस्तेमाल करके उन्हें यूं ही छोड़ देगा। फिर लड़की की नजर उड़ते हुए चैट पर गई। उसने फुसफुसाकर पूछा कि क्या इस आदमी के बारे में कोई जानकारी मिली। जागे हुए खिलाड़ी ने सिर पकड़ लिया, क्योंकि इन्फो कुछ नहीं था और चैट में लोग लड़ने लगे कि वो इतने बेवकूफ क्यों हैं। हैना ने चैट को घूरकर शांत रहने को कहा और पूछा कि उसके भाई को मैसेज पहुंचा या नहीं, और गिल्ड ने क्या कहा। यह सुनकर वो दहल गई कि उसे 3 हफ्ते और इंतजार करना पड़ेगा। चुलसिक ने मशरूम का टुकड़ा मुंह में डालते हुए पूछा कि गिल्ड ने क्या कहा। जवाब था, कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं। हैना ने नीचे देखते हुए अपने दोस्त से माना कि उसने सोच समझकर प्लान बनाया है। उसने जिन ह्यूक की तरफ देखा और बोली कि अगर वो इस शख्स को मार दे और थोड़ी देर छुपकर उस केव तक पहुंच जाए जिसे एल्डर ढूंढ रहा था, तो वो इस नर्क से निकल सकते हैं। हैना ने भौहें चढ़ाकर कहा कि सवाल बस ये है कि इससे पीछा कैसे छुड़ाया जाए। चुलसिक ने फर्श से पत्थर उठाकर कहा कि अभी वो सो रहा है, ये उनका सबसे अच्छा मौका है। पत्थर ऊपर उठाकर उसने कहा कि अभी इसी वक्त इस दानव से छुटकारा मिल सकता है। टूटी हुई खोपड़ी के साथ कोई ज्यादा देर नहीं जी सकता। लेकिन हैना ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोस्त हैरान रह गया और हैना ने समझाया कि जिन ह्यूक की स्पीड तो किसी असली मॉन्स्टर जैसी है। उसकी तरफ देखते हुए उसने कहा कि अगर वो सामने से या चोरी से भी हमला करेंगे तो भी वो बेबस रहेंगे। बहुत बड़ा चांस था कि अगर चुलसिक ने अभी हमला किया तो जिन ह्यूक उसी पल उठकर उन पर टूट पड़ेगा। चुलसिक ने पत्थर फेंका और पूछा कि फिर क्या करे। कहीं ना कहीं तो ये सब खत्म करना पड़ेगा। हैना ने बैग टटोलते हुए कहा कि किसने कहा कि वो सफरिंग जारी रखेंगे। उसने बताया कि उसका बड़ा भाई रेवन गिल्ड में है और उसने उसे खतरे के वक्त के लिए एक चीज दी है। हैना ने अपने दोस्त को एक जहरीला डंक दिखाया, जाइंट पंपकिन वॉस्प का, जिसमें इतना जहरीला जहर था कि 100 ट्रोल्स को मार दे। लड़की की आंखों में पागलपन जैसा भाव था और बोली कि अगर वार करना है
तो ऐसे करना है कि वो आदमी पलटकर कुछ कर ही न सके। उधर जिन ह्यूक परेशान दिख रहा था, हाथ में लकड़ी की प्लेट पर मॉस और मशरूम लिए, बड़बड़ाते हुए कि उसे फिर यही खाना पड़ेगा, बिल्कुल सर्वाइवल फिल्म जैसा। हैन्ना ने मुंह बनाया कि खाने को और है ही क्या, और बोली कि वो चाहे तो चूहा या कोई कीड़ा पकड़ सकता था, जिस पर जिन ह्यूक ने उसे बदतमीज कहा। दोनों सुबह एग्जैजरेटेड आदाब वाली नकली तहजीब में खाना पानी पास करते रहे। लड़की ने और मशरूम परोसते हुए कहा कि ये गंदा खाना बहुत है। जिन ह्यूक ने झेंपते हुए कहा बॉन एपेटिट, और नाखुशी से पहला मशरूम खा लिया। हैन्ना और चुलसिक उसे ध्यान से देख रहे थे। तभी लकड़ी की प्लेट नीचे गिर गई। काला तरल चुलसिक के मुंह से बाहर निकला। हैन्ना दहशत में पड़ गई, क्योंकि उसका दोस्त नई उसके गले को पकड़ रहा था। लड़का जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों के सामने सब काला पड़ता जा रहा था, और लड़की एक झटके से उठ खड़ी हुई। वो डर के मारे जिन ह्यूक की तरफ देखने लगी, और जब उसने पूछा कि क्या सच में उन्हें लगा कि वो इतने बेवकूफी से उनके हाथ का खाना खा लेगा, तो उसे समझ आ गया कि वो जहर के बारे में जानता था। जब तक गद्दार मौत की झटटाहट में तड़प रहा था, जिन ह्यूक ने बिल्कुल आराम से बताया कि जब उसने और लेने को कहा था, उसी वक्त जैसे ही वो लोग जरा सा ध्यान हटे, उसने झट से प्लेट बदल ली थी। जिन ह्यूक ने सिस्टम खोला और कहा कि हैन्ना बिल्कुल साफ साफ इलीगल लाइव चला रही थी। हैन्ना भौहें चढ़ाकर जोर से बोली कि उसके पास क्या सबूत है, लेकिन जिन ह्यूक ने शांत आवाज में पढ़कर सुनाया कि लाइव ब्रॉडकास्ट सिर्फ बॉस फाइट के वक्त ही चालू हो सकता है, ताकि अगले फ्लोर पर जाया जा सके, और अगर व्यूज के साथ गड़बड़ या कोई भी इलीगल काम पकड़ा गया तो सिस्टम सजा देगा। और फिर उसने लड़की के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी। जग चुकी लड़की नफरत से जिन ह्यूक को घूरती रही जब उसने कहा कि लाइव के दौरान उसके चेहरे के भाव देखकर साफ दिख रहा था, और उसे निराशा कहा। फिर उसने अग्री पर क्लिक कर दिया। तुरंत ही हैन्ना के चारों तरफ रिंग बन गई, और सिस्टम ने बताया कि शिकायत स्वीकार हो गई है और सभी एनोनिमस व्यूअर्स डिस्कनेक्ट कर दिए गए हैं। लड़की बदवास होकर देखती रही कि उसकी पूरी सपोर्ट टीम गायब हो गई। जिन ह्यूक पूरे आराम से मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब 1 महीने तक उसके व्यूअर्स कोई वीडियो नहीं देख सकते थे, और अगर उन्होंने फिर गलती की तो उन्हें हमेशा के लिए हटा दिया जाता। हैन्ना दहशत में थी, समझ नहीं पा रही थी कि सब कहा गए, और सिस्टम ने घोषणा की कि उसकी सजा मर्सिलेस फेट में बदल दी गई है। उसी वक्त पूरा लैबिरिंथ हिल गया। सबसे नजदीकी मोड़ से एक मिनटोर निकल आया। दानव ने गुस्से में दहाड़ मारी। वो हथियार उठाकर उन पर दौड़ा। हैन्ना डर के मारे जिन ह्यूक की तरफ देखने लगी और पूछा कि क्या वो लड़ने वाला है। लड़की ने हाथ उसकी पीठ पर रखकर गिड़गिड़ाते हुए कहा कि कम से कम उसे बताए कि छिपना कहाँ है। लेकिन जिन ह्यूक ने उसे बोझ कहा। उसने याद दिलाया कि अभी कुछ देर पहले ही उसने उसे जहर देने की कोशिश की थी, तो फिर वो उसे कुछ क्यों बताए। हैन्ना पूरी निराशा में बोली कि वो अब तक तो बताता आया है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, और तभी सिस्टम ने बताया कि कॉपी करने की शर्तें पूरी हो गई है। जिन ह्यूक ने नीचे देखकर कहा कि अब उसे उसकी कोई जरूरत नहीं। घबराई हुई हैन्ना चीखने लगी कि वो इसका पछतावा करेगा। उसने सीने पर हाथ रखकर कहा कि उसका बड़ा भाई रेवन गिल्ड में है। अगले ही पल उसे मिनटोर के एक जोरदार वार से बचने के लिए छलांग लगानी पड़ी। जिन ह्यूक ने भी एक छलांग में वार से बचा लिया। जब अवेकन लड़की कांपते हुए लड़ाई देख रही थी, जिन ह्यूक ने कहा कि अब वो अच्छी तरह देख ले उसके बेवकूफ गिल्ड और उसके बीच कितना फर्क है। लड़का खंजर निकालकर पलटवार में जानवर पर टूट पड़ा। तेज तेज वार मिनटोर की पीठ पर पड़े, लेकिन घाव गहरा नहीं हुआ। जिन ह्यूक ने उसकी काउंटर अटैक से एक फ्लिप में बचाव किया। वो घुटने के बल उतरा और सोचा कि इतने वारों में ब्रीथ स्टैट थोड़ा और बढ़ रहा है। फिर से झपटते हुए जिन ह्यूक समझ गया कि मिनटोर को मार पाना किसी भी हालत में मुमकिन नहीं होगा, लेकिन उसे उसी जैसी स्थिति दोबारा बनानी थी। मिनटोर के वार से बचकर वो उसकी कुल्हाड़ी के नीचे से फिसल गया, और साथ ही उसने आग की लपटें उस पर फेंकी, पर दानव ने दहाड़ मारकर उन्हें बुझा दिया। उसी वक्त जिन ह्यूक ने उसके पैरों पर वार किया। मिनटोर घुटनों पर गिर पड़ा। जिन ह्यूक ने कहा कि ज्यादा उछल कूद मत कर, मसल जितनी बढ़ेगी मीट उतना सख्त होता है। वो आंखें सिकोड़कर इंतजार कर रहा था कि बस वो पल आने ही वाला है। दानव ने दांत भींच लिए। उसके मुंह से भाप निकल रही थी, क्योंकि वो अपना आखिरी दाव फ्रेंजी चालू कर रहा था। उसकी आंखें लाल चमक उठीं। मिनटोर ने गुर्राकर मलबा हवा में उछाल दिया। जिन ह्यूक ने हथियार ऊपर उठाकर खुद को ढक लिया। हैन्ना की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जीतना कैसे मुमकिन है। मिनटोर की नथुनों से भाप फूट रही थी। 5 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो गया।
ऊपर से उसे बोलने की भी इजाजत दे दी गई थी। और वो गुस्से में जिन ह्यूक पर चीखता हुआ बोला कि वो उसे टुकड़ों में काट देगा, रौंद कर मिट्टी कर देगा और इस भूल भुलैया में बिखेर देगा। अपनी कुल्हाड़ी उसकी ओर तान कर बोला कि फिर वो कभी इस जगह पर नजर भी नहीं डाल पाएगा। जिन ह्यूक ने खंजर और कसकर पकड़ लिया और महसूस किया कि उसकी मना एफिशिएंसी पहले से काफी बेहतर हो चुकी है। ये अच्छा है। और एक हल्की सी तंज भरी मुस्कान के साथ लड़ाई की मुद्रा में आकर उसने उसे हमला करने का इशारा किया। दानव दहाड़ते हुए जिन ह्यूक पर टूट पड़ा कि वो उसे कुचल देगा। जिन ह्यूक ने उसकी कुल्हाड़ी को अपने खंजर से भिड़ाया। आत्म यकीन से भरी नजरों के साथ जिन ह्यूक हर वार को रोक रहा था। मिनटोर जितनी ताकत लगा सकता था वो पूरी कोशिश से उस पर टूट पड़ा, लेकिन लड़का एक एक चोट को आसानी से झेल रहा था। हैना दूर एक कोने में छुपकर ये मंजर देख रही थी और उसे अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसके चेहरे पर साफ दहशत थी। वो बुदबुदाई कि ये आदमी अब वारों से बच भी नहीं रहा, बल्कि पूरी ताकत सीधे झेल रहा है। एक बॉस लेवल दानव ने लेवल 10 की स्किल चला दी थी। रेवन गिल्ड के सारे लोग भी होते तो भी जीत नहीं पाते। हैना का दिल बैठ गया। उसे लगा ये आदमी पागल है। एक बार फिर चिंगारियां उड़ी जब फौलाद से टकराया। जिन ह्यूक की आंखों में अजीब सा जोश था और हैना समझ नहीं पा रही थी कि कोई ऐसी हालत में मुस्कुरा कैसे सकता है। लेकिन लड़का अपने अंदर कुछ और ही सोच रहा था। उसे याद आ रहा था जब वो इसी लेवल पर अटक गया था, जब दुनिया उसे ऐसी लगती थी कि चाहे जितना भाग लो आगे कुछ बदलता ही नहीं। उसे बेबसी महसूस हुई थी। गेम की तरह असलियत भी जहन्नुम जैसी मुश्किल। मगर इस दुनिया ने उसे जवाब दिया था। वो एक और जोरदार वार अपने खंजर पर रोकते हुए मुस्कुराता रहा, क्योंकि उसका ब्रीच स्टैट लगातार बढ़ रहा था। मिनटोर जितना भी वार करता हर बार पत्थरों पर चोट पड़ती। खुद दानव को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। एक चमकदार लकीर पत्थर पर पड़ी और वो बीच से फटकर 2 हिस्सों में गिर गया। जिन ह्यूक ने तुरंत मिनटोर पर वारों की बारिश कर दी, फिर एकदम साइड में हटकर उसकी हर हरकत पर नजर जमाए रहा। मिनटोर गुर्राया कि इंसान बस चालाकियां कर सकता है, असली ताकत नहीं। वो उसका पीछा करते हुए बोला कि इतने वारों के बाद भी वो उस पर एक खरोंच तक नहीं छोड़ पाया। लेकिन तभी वो पूरी तरह थम गया। जिन ह्यूक के पांव जमीन पर टिके। उसने बेहद हिकारत से उस मुट्ठी को देखा जो उसके चेहरे के बिल्कुल सामने जाकर जम गई थी। दानव जड़ हो चुका था। जिन ह्यूक ने याद दिलाया। उसके 5 मिनट पूरे हुए। मिनटोर गुस्से से कांप उठा। फ्यूरी स्किल सिर्फ 5 मिनट तक अपनी पूरी हद दिखाती है और उसके बाद भारी सजा मिलती है। पूरे एक दिन का ठहराव, पूरी तरह बेहोशी जैसा हाल। लड़के ने स्टेटस विंडो खोली, बुदबुदाया कि 57 ब्रीच पॉइंट हो गए और 19 लेवल का फर्क अब आसानी से मिट सकता है। दानव पीछे गुस्से से फड़फड़ा रहा था और जिन ह्यूक बड़े सुकून से स्टैट्स देख रहा था। योजना साफ थी। अभी 20 दिन और उसी तेज रफ्तार से 100 पॉइंट्स तक पहुंचना है। हैना छुपने की जगह से निकल कर आई और पूछा कि क्या ये काम खत्म हो गया। लड़के ने कहा कि फ्रेंजी खत्म है, बट मिनटोर सिर्फ थोड़ी देर को हटा है। हैना की आंखें खौफ से फैल गई, जबकि जिन ह्यूक ने बिल्कुल शांति से बताया कि अगर लैबिरिंथ फिर बदला तो एक दिन में वो दोबारा आ जाएगा। फिर उसने 2 उंगलियां उठाकर कहा, 20 दिन और मजाक नहीं कर रहा था। वो सच में यहां पूरा महीना बिताने वाला था। 20 दिन बाद एक और लड़ाई में पागल मिनटोर उस पर टूट पड़ा, लेकिन जिन ह्यूक ने उसका वार सिर्फ ट्रेजेक्ट्री फिक्स करके आराम से बचा लिया और ब्रीच फिर बढ़ गया। अगले वार से पीछे हटते ही वो आखिरकार 100 पॉइंट्स तक पहुंच गया। दानव दहाड़ता हुआ उस पर झपटा, लेकिन उसी वक्त उसकी ठोड़ी पर जिन ह्यूक का मुक्का लगा और मिनटोर भारी शरीर समेत पीछे जा गिरा। जिन ह्यूक ने मुस्कुराकर कहा कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है, दानव कमजोर होता जा रहा है। ये सब मेरे मूड का असर है। उसने पैर मिनटोर के सींग पर रखकर कोहनी घुटने पर टिकाई और कहा, अब अलविदा का वक्त है। फिर उसने घूमकर हैना की तरफ देखा। वो डर के मारे सीने पर हाथ रखे खड़ी थी। उसका मुंह खुला रह गया जब जिन ह्यूक ने कहा कि अब से वो गॉन कंपनी के लिए इंटर्न्स इकट्ठा कर रहा है। उसने चिड़चिड़ी नजरों से हैना को देखा और बोला कि उसकी आंखों में उसे कोई चाहत नहीं दिख रही। लगता है उसे दिलचस्पी ही नहीं। उम्मीद खोती हैना नीचे उतरने लगी। तभी जिन ह्यूक ने चिल्लाकर कहा कि वो बहुत दिलचस्पी रखती है। वो खुद शामिल होना चाहती है, बहुत पहले से। फिर बोला, जब उम्मीदवार का इरादा साफ हो तो अच्छा लगता है। वो डरती हुई हैना के ऊपर झुक गया और पूछा, उसकी कंपनी के लिए वो आगे क्या कर सकती है। लड़की ने याद दिलाया कि उसके पास कॉन्टैक्ट नाम की पर्सनल एबिलिटी है
जो कंपनी चलाने में बहुत काम आएगी। लेकिन जिन ह्यूक ने बोर नजरों से उसे देखा, क्योंकि वो स्किल तो अब उसके पास पहले से ही थी, इसलिए वो काफी नहीं था। वो उसके करीब आया और लड़की ने रोती आवाज में कहा कि वो कभी उसे धोखा नहीं देगी, और पूछा कि क्या उसके पास सच में और कुछ नहीं जो वो पेश कर सके। जिन ह्यूक झुककर बोला, निराशा। उसकी आंखें भर आई। वो गिड़गिड़ाकर बोली कि पहले भर्ती में इंटर्न्स का क्या हुआ था उसे पता है, उसे थोड़ा वक्त दे दे सोचने के लिए। लेकिन जिन ह्यूक हंसकर बोला, वक्त नहीं दूंगा, और फिर चीख कर कहा, तुम ब्रह्म्स रिंग दोगी। हैना ने जिन ह्यूक की टांग पकड़ ली और कांपती आवाज में बोली कि उसके बड़े भाई ने बताया था, चीन के साथ समझौता हुआ है कोरियन जिनसिंग देने के बदले। फिर वो अपनी जान की भीख मांगने लगी। जिन ह्यूक की भौं ऊपर उठ गई। उसे हैरानी हुई कि ब्रह्म्स रिंग रेवन गिल के हाथ में पहुंच चुका है। ये पहली मंजिल का सबसे बेहतरीन आइटम था। स्पीड बढ़ाता है, मैजिक रेजिस्टेंस देता है, और मॉन्स्टर्स की मना को रोकने की एबिलिटी भी रखता है। जिन ह्यूक ने आई ऑफ ट्रूथ चलाया और पक्का कर लिया कि लड़की झूठ नहीं बोल रही। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुबारक हो, अब तुम गॉन कंपनी की इंटर्न हो। हैना ने राहत की सांस ली कि वो बच गई। लेकिन जिन ह्यूक ने 3 उंगलियां दिखाई, बताया कि उनकी कंपनी इंटर्न्स को तनख्वाह नहीं देती। जब जहां बुलाया जाए, 3 बजे रात हो या जेजू आइलैंड, वो गोली की तरह पहुंचनी पड़ेगी। हैना हैरान रह गई। जिन ह्यूक ने जोड़ा कि अब सबसे जरूरी काम है कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। हैना समझ ही नहीं पाई कि कॉन्ट्रैक्ट की भी क्या जरूरत है। जिन ह्यूक मुस्कुराया, वर्ल्ड मेमोरीज एक्टिवेट की और कॉन्टैक्ट स्किल को फायर एलिमेंट के साथ कंबाइन किया। उसकी हथेली चमक उठी, सोल ब्रांड नाम की स्किल बन गई। उसने चेतावनी दी, थोड़ा गर्म लगेगा। वो घबराई लड़की के कंधे को पकड़कर बोला कि क्या उसने सच में सोचा था कि कॉन्ट्रैक्ट कागज पर साइन होगा। हैना की आंखों में फिर आंसू आ गए, लेकिन सोल ब्रांड उसकी स्किन पर छप गया। उसकी चीख पूरे लैबिरिंथ में गूंज गई। आखिरकार दरवाजे खुले, रोशनी आई। हैना घुटनों के बल गिर पड़ी और खुशी से चिल्लाई कि वो बच गए। उसी वक्त सिस्टम ने बताया कि लेवल क्लियर करने पर 5000 कॉइन्स मिलते हैं। लड़की ने सोचा ये उसकी तकलीफ की भरपाई है, लेकिन उसे पलटना पड़ा क्योंकि जिन ह्यूक ने हाथ बढ़ाकर कहा, कॉइन्स दे दो। इंटर्न रोती रही और जिन ह्यूक अपने अकाउंट पर नजर गड़ाए रहा कि उसके पास अब 10,000 से ज्यादा कॉइन्स हो गए थे। इस वक्त कोई भी प्लेयर इतना अमीर नहीं था। जिन ह्यूक ने हैना की तरफ इशारा किया, कहा कि ब्रह्म्स रिंग 3 दिन में ले आना। लड़की ने रोते हुए कहा कि 3 दिन बहुत कम है। जिन ह्यूक ने ठंडी नजर से टाइम घटाकर 2 दिन कर दिया। दर्द ने उसे याद दिला दिया कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं। शहर में बड़ी स्क्रीन पर 2 लोग बात कर रहे थे। कोरिया की सबसे ताकतवर गिल्ड डगुन कह रही थी कि वो तीसरी मंजिल के बॉस को 1 हफ्ते में मार देगी। अमेरिका, यूरोप, जापान सब टावर में तेजी से लड़ रहे थे और कोरिया पर भी दबाव था। जिन ह्यूक स्क्रीन देख रहा था। होस्ट ने पूछा कि चीन की तरफ से कोई बयान आया है क्या। उसका साथी बोला, दूसरे देशों का इंतजार करने से अच्छा है खुद कोशिश करो। उसे यकीन था कि डगुन गिल्ड अकेले कर लेगी। जिन ह्यूक ने भौहें चढ़ा ली। उसे उनका जल्दबाज फैसला गलत लगा। वो जानता था कि 90 दिन का टाइम हर फ्लोर के लिए दिया गया है, मतलब जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं। अगर पीछे की तैयारी नहीं की तो बढ़ती मुश्किलों में सब मर सकते हैं और दुनिया को दूसरा मौका नहीं मिलेगा। उसने तय किया कि पहले 1 महीने की सारी असली जानकारी इकट्ठी करेगा, अफवाहों से हटकर, और इसके लिए उसे उन्हीं लोगों की जरूरत थी जिनकी बातें उसने हमेशा भरोसे से मानी थी। उसने ट्रायल टावर फोरम पर यूजर सर्च खोला और कुछ देर बाद वो एक कैफे में बैठा था। सबसे पहले आया टेमिन, जिसे वो बॉल्ड हेड के नाम से जानता था। फिर आई योनहवा फायरफेस्ट। जिन ह्यूक अपने पुराने दोस्तों को देखकर हैरान रह गया। गेम के किरदारों जैसे बिल्कुल नहीं दिखते थे। उसने सोचा नहीं था कि पहली असली टीम ऐसे बनेगी। आई ऑफ ट्रूथ से उसने उन्हें चेक किया। टेमिन को मशीन किंग की एबिलिटी मिली थी, बिना किसी बड़ी कमजोरी के और मजबूत मैजिक वाली, जो बड़े बैटल्स में बेहद काम आती है। योनवा को टेक्वांडो मास्टर की एबिलिटी मिली, यानी वो नजदीकी लड़ाई में बेहद खतरनाक। दोनों लगभग एक जैसे लेवल पर थे। लगता था साथ में हंट करते हैं। चैलेंजर हल्की मुस्कान के साथ याद कर रहा था कि पहले उनका आपस में कितना अच्छा तालमेल था, और उसी वक्त उसे स्किल्स कॉपी करने की कंडीशंस भी मिल गई। तभी टेमिन ने जिन ह्यूक की तरफ हाथ बढ़ाया और उसे याद दिलाया कि अब उसकी बारी है। जिन ह्यूक अपना नाम बोलते हुए थोड़ा हकला गया, फिर शर्माते हुए बोला कि उसका निकनेम कैप्टन बोरिंग है, और अफसोस जताया कि 11 साल पहले उसने इतना बेकार नाम क्यों रखा था।
उसका पुराना दोस्त हैरान रह गया जब जिन ह्यूक ने बताया कि वो 27 साल का है और पफरी का टीवी पर स्ट्रीमिंग किया करता था, जिस पर टेमिन भी चौंक गया क्योंकि वो भी कभी कभी उसी प्लेटफॉर्म के वीडियो देखता था। जिन ह्यूक ने निगाहें झुका ली और बोला कि वो अब ये सब नहीं करता। टेमिन ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया और बोला कि रिलैक्स कर, इतने साल साथ खेले हैं। योनवा ने भी हंसकर कहा कि इस तरह बात करना ज्यादा आरामदायक लगता है, और जिन ह्यूक ने सोचा कि ये दोनों वाकई बहुत मिलनसार है। पिछले एक महीने में वो लालचियों और गद्दारों से घिरा हुआ था, इसलिए पुराने दोस्तों के बीच उसे पहली बार सुकून महसूस हुआ। फिर उसने उनसे सुना कि उसकी गैरहाजिरी में दुनिया में क्या क्या हुआ। बड़ी गिल्ड्स की चालें, स्ट्रीमिंग के ट्रेंड्स और एक माइनर्स कलेक्टिव जिसने फैक्ट्री बनाई और लोगों का अपहरण तक शुरू कर दिया। टेमिन आगे झुककर पूछ बैठा कि क्या वो सच में पूरा एक महीना गायब था, और जिन ह्यूक ने हाँ कहा तो टेमिन बोला कि इसका मतलब उसने टेस्ट नहीं दिया। जिन ह्यूक ने चौंक कर पूछा, कौन सा टेस्ट? थोड़ी देर बाद वो लोग टैक्सी में थे और टेमिन समझा रहा था कि टावर खुलने के बाद ढेरों खिलाड़ी अंदर घुस गए थे, लेकिन दूसरी मंजिल से मौतें इतनी बढ़ी कि एसोसिएशन ने रूल बना दिया कि सिर्फ वही लोग दूसरे फ्लोर पर जा सकते हैं जिन्होंने टेस्ट पास किया हो। योनवा ने अपनी कलाई दिखाकर बताया कि पास होने पर एक कंफर्मेशन कोड मिलता है। जिन ह्यूक ने भौहें चढ़ाई। उसे समझ आया कि अवेकेंड एसोसिएशन का लीडर संगजीन मौतें कम करने के बहाने ताकतवर एबिलिटीज वाले लोगों को चुन चुन कर इकट्ठा कर रहा है। उसने हल्की मुस्कान के साथ तय किया कि जब ऐसा सिस्टम बना ही है तो इसे अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। थोड़ी देर में टैक्सी हेडक्वार्टर्स के सामने रुक गई। एसोसिएशन के बनने के बाद जिन लोगों की रेटिंग F से नीचे थी उन्हें दूसरी मंजिल में घुसने की इजाजत नहीं मिलती थी, लेकिन जिनकी रेटिंग ऊंची होती उन्हें टॉप गिल्ड्स फौरन ऑफर दे देती। इसलिए टेस्टिंग साइट पर 3 तरह के लोग जमा थे। पहले वो जो किसी भी तरह टावर में घुसने का हक पाना चाहते थे, दूसरे वो जो हायरंकर्स को देखने भागे आते थे, और तीसरे पत्रकार जो सनसनी खोजने के इंतजार में खड़े रहते थे। कैमरों की फ्लैश तेज हो गई क्योंकि रेवन गिल्ड के सदस्य बाहर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने इनके पीछे खड़े जिन ह्यूक को देखा, उधर पूरा हुजूम उसकी तरफ मुड़ गया। फाइटिंग गिल्ड का किम भीड़ को झुझाट से देख रहा था। उसने चश्मा उतारकर पूछा कि इतनी भीड़ क्यों और हर कोई अंदर कैसे आ रहा है। उसने तंज करते हुए कहा कि बहुत से लोग बस शोहरत या पैसे के लालच में आए हैं, और भीड़ हटाने को कहा। रिपोर्टर्स उनका इंतजार कर रहे थे, इसलिए देर नहीं की जा सकती थी। किम ने जिन ह्यूक पर कड़क निगाह डाली, उसे याद दिलाया कि वो यहां सिर्फ उनकी वजह से आया है, इसलिए उसे भी कोऑपरेशन करना चाहिए। उसके साथ आए भाई बहन डरते हुए बोले कि वो कोशिश करेंगे। सिक्योरिटी लोगों को धक्का देकर रास्ता साफ करने लगी। तभी वो जिन ह्यूक के पास पहुंचे। गार्ड ने उसकी तरफ उंगली उठाई जैसे उसे हटने को कहा हो। जिन ह्यूक पलटकर बोला कि उसे नंबर मिला है और वो लाइन में खड़ा है, उसे क्यों हटना चाहिए। तभी हाजन ने बॉडीगार्ड को धक्का देकर चिढ़ते हुए कहा कि वो किसी बेवकूफ को हटाने तक में नाकाम है। उसने जिन ह्यूक के कंधे पर उंगली रखकर कहा कि उसे नहीं पता सामने कौन है, लेकिन अगर समझदारी नहीं दिखाई तो अंजाम बुरा होगा और उसे तुरंत रास्ता छोड़ देना चाहिए। राइजिंग स्टार गुस्से से जिन ह्यूक को घूर रहा था, लेकिन तभी उसे आसपास से फुसफुसाहट सुनाई दी कि इस आदमी से पंगा लेना मौत बुलाने जैसा है, और उसे समझ आया कि सामने वाला हैन्ना का बड़ा भाई है। जिन ह्यूक ने फौरन आई ऑफ ट्रूथ एक्टिवेट किया, पता लगाने की उसकी एबिलिटी क्या है, और सामने डेडली अटैक वाली स्किल निकली। हाजन ने जेब में हाथ डालते हुए पूछा कि वो उसे घूर क्यों रहा है, और जिन ह्यूक कॉपिंग कंडीशंस पढ़ रहा था। उसकी आंखें फैल गई क्योंकि स्किल मैक्सिमम हॉस्टिलिटी पर कॉपी हो सकती थी। तभी वो बदतमीज आदमी फिर उसके कंधे में उंगली ठोंककर बोला कि इतनी बड़ी भीड़ भी उसे उसके गुस्से से नहीं बचा सकती। उसी वक्त उसकी बहन पास आई और जिन ह्यूक को पहचानते ही उसका रंग उड़ गया। जिन ह्यूक ने इंटर्न को एक डरावनी मुस्कान दी। हाजन अब भी चिल्ला रहा था कि यहां किसी लड़के ने अपनी हद पार करनी शुरू कर दी है। तभी जिन ह्यूक ने उसका उंगली पकड़ी और एक ही झटके में उंगली तोड़ दी।